कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब से, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब अंडर द सिख। अब पंजाब की कंसोलिडेशन हुई किसके अंडर थी, ठीक है। एक राजा आए थे जिनका नाम था राजा रणजीत सिंह। और यहाँ से बात पहुँचने से पहले हम देखते हैं कि 1750 में एक थे बंदा बहादुर, वॉज डिफीटेड बाय फर्रुख सियार। जो लेटर मुगल्स आए थे ना, लेटर मुगल्स कब मारे स्टार्ट हुआ था जब 1707 में कौन आए थे, औरंगजेब की डेथ हुई थी जब। उसके बाद आए थे कौन, बहादुर शाह, फिर जानदार शाह, और उसके बाद आए थे फर्रुख सियार। तो फर्रुख सियार के अंडर ना जो बंदा बहादुर थे वो मुगल के खिलाफ क्या करते, कैंपेन कर रहे थे। और इन द कैंपेन जब फर्रुख सियार ने क्या किया, उनको डिफीट कर दिया एंड पुट टू डेथ इन 1716। 1716 में क्या कर दिया, उनकी डेथ होगी, उनको एग्जीक्यूशन कर दिया था, ठीक है। दस द सिख पॉलिटी वंस अगेन बिकेम द लीडरलेस एंड लेटर गॉट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो सिख्स थे ना उस टाइम, उनकी उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक तरीके से वो क्या हो गया, दो ग्रुप्स में बांट गए। और वो किस दो ग्रुप्स में उनकी डिवाइड हो गए, वो एक होता है बंदाई और दूसरा था तत खालसा। तत खालसा थे वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, और ये भंडाई वाले कौन थे, ये थोड़े लिबरल थे, ये व्यूज को लेके लिबरल थे, इतना ज़्यादा रिलीजन को इतना एक्सट्रीम में नहीं मानते थे, ठीक है। जो तत्काल थे वो बोलते थे कि रिलीजन हमारे लिए सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो हर चीज़ मैक्सिमम करना चाहते हैं ऑन द बेस ऑफ रिलीजन के पर्सपेक्टिव में वो मैक्सिमम चीज़ें करना चाहते थे। इन 1784 कानपुर, ओ सॉरी, का कपूर सिंह हजिलापुरिया ऑर्गेनाइज्ड द सिख अंडर दल खालसा with the objective to यूनाइटिंग द फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। ये तीन चार फैक्टर उन्होंने उठाए। पॉलिटिकली उनको उन्होंने बोला कि हम सिख इस एरिया में जो रहने वाले हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू जो रखते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर थोड़े थे। इकोनॉमिक पोर्शन पे अगर क्या था, किसी का भी अगर थोड़ा सा भी सेम कुछ मिल रहा था तो उनको एक ब्रैकेट में डाल के उन्होंने बोला कि हम क्या है, एक ही हैं, हमें क्या रहना चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेंथ कहाँ कब आती है, जब कोई भी यूनिटी की बात चलती है। जितनी ज़्यादा यूनिटी बनेगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है। द होल बॉडी ऑफ द खालसा वाज फॉर्म्ड इन टू सेक्ट्स। एक था बुड्ढा दल, और दूसरा ये कौन सा था, द आर्मी ऑफ वेटरन्स। वेटरन क्या हो गए, वेटरन हो गए जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के एक्सपीरियंस हो, किसी भी चीज़ का, मतलब काफ़ी देर से किसी चीज़ में अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसका आपको एक्सपीरियंस मिला तो उसको हम क्या कहते हैं, वेटरन। जो वेटरन का ग्रुप था, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा देर लड़ाई की थी, जिनको ये लड़ाई करनी आती थी, जिनको मार्शल आर्ट्स वगैरह कुछ भी आता था, उनको क्या बोलते थे हम, बुड्ढा दल। और दूसरा कौन सा था, तरुणा दल। नाम से पता चलता है बुड्ढा क्या होते हैं, बड़े, और तरुण क्या होते हैं, छोटे शिशु को, मतलब बच्चों को, मतलब यंगस्टर्स को बोला जाता है क्या, तरुण दल। द आर्मी ऑफ द यंग मैन। द सिख कंसोलिडेट्स इन मिसल्स। अब यहाँ से बात से स्टार्ट होती है मिसल से। मिसल वर्ड होता है क्या, बेसिकली ये एक अरबिक वर्ड है विच मीन्स इक्वल और अलाइक। क्योंकि सिखिज्म में क्या था, मैक्सिमम की इक्वालिटी की बात ज़्यादा चलती थी। क्योंकि जब इनका रिलीजन आया था सिखिज्म, तब उन्होंने बोलता कि काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कास्ट के बेसिस में, हर चीज़ के बेसिस में। तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा रिलीजन होना चाहिए जिसमें ज़्यादा इक्वालिटी हो, जिसमें हम किसी की कास्ट ना पूछें, कुछ ना पूछें। अनदर मीनिंग ऑफ मिसल इज स्टेट। अब मिसल के दो मीनिंग थे, एक इक्वल और दूसरा था स्टेट। तो इसका मतलब कि एक ऐसी स्टेट जिसमें ना ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग उसके रेजिडेंट हैं, वो क्या है, इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। और इस टाइप की ना 12 मिसल थे। उन 12 मिसल से ना एक मिसल था जिसका नाम था शुक्र चाके मिसल। शुक्र चाके मिसल से कौन बिलोंग करते थे, रंजीत सिंह, जो पंजाब के कौन बने, रूलर बने, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ रंजीत सिंह, नवंबर 12 1780 में, देर वॉज 12, देखो 12 इंपॉर्टेंट मिसल्स थे उस टाइम, ये उनके नाम हो गए। बट शुक्र चाके मिसल जो है सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाकी के आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रंजीत सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे, शुक्र चाके मिसल से। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिसल वॉज बेस्ड ऑन द गुरुमथा संघ। इन 1799 रंजीत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर बाय जमन शाह, द रूलर ऑफ द अफगानिस्तान। रंजीत सिंह को किसने अपॉइंट किया, गवर्नर जमन शाह ने, जो रूलर कहाँ का था, अफगानिस्तान का। इन 1805 रंजीत सिंह एक्वायर्ड जम्मू एंड अमृतसर। अब रंजीत सिंह क्या थे, फाइटर थे, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने जब इंडियन के साइड आके यहाँ पे लड़ाई की तो उन्होंने कौन कौन से स्टेट को एक्वायर किया, जम्मू स्टेट को एक्वायर कर दिया, ठीक है, रीजन को, अमृतसर रीजन को एक्वायर कर दिया। दस द पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर एंड द रिलीजियस कैपिटल अमृतसर ऑफ द पंजाब केम अंडर द रूल ऑफ द रंजीत सिंह, ठीक है। उस टाइम जो पॉलिटिकल कैपिटल मानी जा रही थी ना, रंजीत सिंह के अंडर जो आ रही थी, तो वो किसको पॉलिटिकल कैपिटल किसको मान रहे थे, जिसमें हम क्या, पॉलिटिक्स के रिलेटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो भी काम चलता था वो लाहौर को मान रहे थे।
बट उन्होंने बोला कि हमारी रिलीजियस कैपिटल भी हम रखेंगे अलग से, ठीक है। उस वो क्या थी, अमृतसर, जो पंजाब रीजन में थी, और वो किसके अंडर थी उस टाइम, रंजीत सिंह के अंडर, ठीक है। और उसी टाइम ना एक सबसे बड़ा ना डेंजर जो चल रहा था ना, अगर ब्रिटिश आर्मी कभी किसी से डरी थी ना, तो वो फ्रांस का एक कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट थे, ठीक है। अब इंडिया का अगर मैप देखा हो तो इस टाइप का कुछ मैप है हमारा, ठीक है। इस पोर्शन से ना उस टाइम जब नेपोलियन क्या थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे, तो वहाँ के वो क्या थे, कमांडर इन चीफ थे उस टाइम फ्रांस के। तो उनसे सबसे ज़्यादा खतरा किसको था, ब्रिटेन को, उनसे। तो उस टाइम ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, एक ट्रीटी की किसके साथ, अलेक्जेंडर किंग के साथ। अलेक्जेंडर किंग उस टाइम कौन था, एक रशिया का राजा था, ठीक है। उसके साथ उसने क्या किया, एक ट्रीटी की जिसमें उन्होंने क्या बोला कि हम ना क्या करेंगे, इंडिया पे अटैक करेंगे फ्रॉम लैंड रूट, मतलब यहाँ ऊपर से इस रीजन से आएंगे, जो इस टाइम अफगानिस्तान का रीजन हो गया, पाकिस्तान का रीजन हो गया, यहाँ से हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, द नेपोलियनिक डेंजर रिसीडेड द इंग्लिश बिकेम मोर असर्टिव, क्योंकि उस टाइम उनको लग रहा था कि अभी उन्होंने क्या कर दी, ट्रीटी कर दी है, अब क्या करेगा जो नेपोलियन है वो इस एरिया से आएगा। तो तभी उन्होंने क्या बोला कि इस एरिया के जो राजा है ना, कम से कम हमें उनसे बना के रखनी पड़ेगी, ताकि अगर नेपोलियन वहां से हमला करता है तो हमारे बीच एक बफर स्टेट बने रहे। बफर क्या हो गया, कि जैसे अगर नेपाल हम पे सॉरी चाइना हम पे हमला कर दे, तो नेपाल हमारे लिए क्या बफर स्टेट है, क्यों, क्योंकि वो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो हमारे लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा क्या हो गया, नेपाल हो गया, कि उनको नेपाल को पहले क्रश करके फिर इंडिया की तरफ आएंगे। वैसे उन्होंने बोला कि जो कम से कम इंडिया के नॉर्थ सॉरी बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो पोर्शन है, कम से कम उन राजाओं के साथ हमें अच्छी बना के रखनी पड़ेगी। उस टाइम उनको रूल कौन कर रहा था, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह एग्रीड टू साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कंपनी के साथ रंजीत सिंह एग्री हो गए, बोलते ठीक है हम क्या करेंगे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर करेंगे। और हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या क्या चीज़ हुई, क्या क्या शर्तें रखी गई, क्या क्या फ्रेंडशिप की बात हुई, जा सिर्फ पॉलिटिकली थी, इकोनॉमिकल भी उसमें कोई बेनिफिट थे, या फिर सिर्फ फ्रेंडशिप की बेसिस में थी। It checked one of the most cherished ambition of Ranjit Singh to extend his rule over the entire Sikh nation by accepting the river Satluj as a boundary line for his dominion and the companies, ठीक है। रंजीत सिंह का एक ड्रीम क्या था कि पूरे जो सिख रीजन है ना, पूरा का पूरा वो क्या करूं, उस पूरे का मैं एक राजा बनूं, ठीक है। उस पूरे के पूरे रीजन को मैं क्या करूं, रूल करूं, 12 के 12 मिसल को मैं रूल करूं, ठीक है। जहां पे भी सिख पाए जा रहे पूरे का पूरा मैं एक राजा बनूं। तो वो एरिया कहाँ तक नीचे कन्फाइंड था, नीचे की तरफ सतलज रिवर तक, ठीक है। ये सतलज रिवर है, यहाँ तक कन्फाइंड था। और रंजीत सिंह का मोस्ट ऑफ द जो एम्पायर था वो इस रीजन में था। तो ब्रिटिशर्स ने जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, ये जो आपका ये सतलज रिवर है, हम क्या करेंगे, इससे आगे हम नहीं आएंगे, यहाँ तक ये आपकी पूरी क्या सोवरेनिटी आपके ऊपर, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन आपसे बिलोंग करता है, हम यहाँ पे आके कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले। पर आप हमसे क्या करोगे, आप हमसे फ्रेंडशिप रखोगे, ठीक है। अगर कोई उनको लग रहा था कि अगर कहीं अगर नेपोलियन ने हमला कर दिया तो हम रंजीत सिंह की हेल्प भी ले लेंगे, तो नेपोलियन को हराने के लिए। नाउ ही डायरेक्टेड हिज एनर्जीज टुवर्ड द वेस्ट एंड कैप्चर मुल्तान, कश्मीर एंड पेशावर। अब देखो, अगर सतलज तक रंजीत सिंह को पता है कि यहाँ से मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्यों, क्योंकि मेरी अभी ट्रीटी साइन हुई है किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और इस रीजन में सारे इस रीजन में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे ब्रिटिशर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सतलुज रिवर है। यहाँ पे रंजीत सिंह ने अपना क्या किया, एम्पायर अपना उसका है, यहाँ पे पूरे ब्रिटिश रहते हैं। उसको पता है अगर ब्रिटिश ने अभी भी मेरे साथ एक ट्रीटी किया तो ब्रिटिश मेरे पे हमला तो करेंगे नहीं। तो रंजीत सिंह ने क्या बोला कि एक काम करता हूँ, वेस्ट की तरफ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हो सके उतनी एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मुल्तान पाकिस्तान का एरिया, इस एरिया को ऑक्यूपाई किया, कश्मीर रीजन को ऑक्यूपाई किया, पेशावर पाकिस्तान में इसको भी ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है। इन जून 1838 रंजीत सिंह वाज कंपेल्ड बाय पॉलिटिकल कंपल्शन टू साइन द ट्राइपरटाइट ट्रीटी विद इंग्लिश। अब देखो 1838 में उन्होंने क्या किया कि एक ट्रीटी साइन की, इसमें कौन थे, तीन स्टेक होल्डर्स थे, तभी इसको नाम के दिया ट्राइपरटाइट, ठीक है, ठीक है।
एक ब्रिटिशर्स हो गए, एक रंजीत सिंह हो गए, और आगे हम सिंध वाले हो गए, हम उनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह, क्योंकि अब उसके बाद क्या हुआ कि रंजीत सिंह की डेथ हो गई। तो जैसे ही उनकी डेथ हुई, बिगिनिंग ऑफ द कोर्ट फ्रैक्शंस, जैसे उनकी डेथ हुई तो फ्रैक्शंस बनने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि एक जब रूलर मर जाता है उसके अंडर जो जो डिफरेंट व्यूज रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, हम हमारे हिसाब से आप चले, ये पूरा एरिया चले। तो ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट फ्रैक्शंस के भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे। दिस कंटेंट वाज ग्रोइंग अमंग द ट्रूप्स एज द रिजल्ट ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ द पेमेंट। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स आपके साथ कब तक लॉयल रह सकते हैं? तब तक जब तक आप उनको पेमेंट टाइम पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स ही क्या है? वो अपनी सर्विसेज आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? आप उनको पेमेंट कर रहे हो। पर जैसे आपको इरेगुलरिटी होनी शुरू होती जाए, जैसे क्या हो गया कि 2-3 महीने में कभी एक बार पेमेंट मिलना, जब 5-6 महीने से पहले पेमेंट ही नहीं मिली है, उसमें क्या हुआ कि सोल्जर्स का ना काफ़ी अनहैप्पी होना शुरू हो गया, डिसकंटेंट बनना शुरू हो गया। ठीक है? द अपॉइंटमेंट ऑफ अनवर्दी ऑफिसर्स लीड टू द इनडिसिप्लिन। अब एट द सेम टाइम जो नीचे फ्रैक्शन है उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा था, क्योंकि एक पावरफुल किंग था नहीं, तो अनवर्दी काफ़ी, मतलब जो उस पोस्ट के लायक नहीं थे, अब क्या उनकी अपॉइंटमेंट होनी शुरू होगी। दिस मार्चेस रिजल्टेड इन द कमोशन एंड द इकोनॉमिक डिसलोकेशन ऑफ पंजाब। जो रानी जिंदयाल थे, दलीप सिंह कौन थे? उनके बेटे थे, अ माइनर सन, क्योंकि अभी उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 7 के 8 ईयर्स के थे जब उनके पिता की डेथ हो गई थी। द सन ऑफ रंजीत सिंह वाज प्रोक्लेम्ड द महाराजा विद रानी जिंदयाल एज द रंजन, जो उनका टेक केयर करेंगी, एंड हीरा सिंह डोगरा एज हिज वजीर। हीरा सिंह जो वजीर थे, डोगरा थे, वो क्या बन के उनके वजीर बन के। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टेरिटरी को एक्वायर करना पड़ेगा। चाहे हमने ट्रीटी किया कि अब ब्रिटिश कोई भी अपनी जो जितनी भी उन्होंने ट्रीटी की थी, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस ट्रीटी से ना, ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटी उन्होंने कर दिया तब उसी हिसाब से चलेंगे। एक बैक स्टैबिंग करना उनका सबसे बड़ा काम था। वो अपना सिर्फ प्रॉफिट देखते थे और वो कुछ भी नहीं देखते थे। तो उससे क्या हो गया? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो गई। द कॉज वर फर्स्ट क्या? द अनार्की ऑफ द लाहौर किंगडम followed the death of Maharaja Ranjit Singh, resulting in the power struggle of domination between the court of Lahore and ever powerful and increasingly local army। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है, जो पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया उस एरिया में, क्योंकि रंजीत सिंह के मरने के बाद आर्मी के हर कोई क्या चाहता था कि उनका रूल आगे बढ़ना शुरू हो जाए। सस्पिशन अमंग द सिक्स आर्मी अराइजिंग फ्रॉम इंग्लिश मिलिट्री कैंपेन्स टू अचीव द एनेक्सेशन ऑफ ग्वालियर सिंध in 1841 and campaign in Afghanistan in 1842। एंड अब प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट इंडिया के जो पोर्शन थे ना, जैसे क्या हो गया सिंध हो गया, ठीक है, ग्वालियर पोर्शन हो गया, उस पोर्शन में क्या हुआ कि जो इंग्लिश थे ना, ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया, पहले अपना हाथ बढ़ाया फ्रेंडशिप का और बाद में उनके बैक स्टैब कर दिए, बोलते ना खंजर मारना पीठ में, जब वो कोई देख नहीं रहा है। तो ये सिख भी देख चुके थे, इन्होंने बोला कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स ना भरोसे के लायक नहीं है। तब उनका सस्पेशन बढ़ना शुरू हुआ, बोला कि नहीं, इन्होंने चाहे हमारे साथ ट्रीटी की है बट ये इस लायक नहीं है, हमें इनसे क्या रहना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि अब सतलुज रिवर यहाँ पे थी और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी क्या करने शुरू कर दिए, सोल्जर्स की मात्रा ज़्यादा करनी शुरू कर दी। कितने ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए? 20,000 to 30,000 ट्रूप्स यहाँ पे कहाँ पे आ गए? इस रीजन पे आ गई। ठीक है। ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह एंड तेजा सिंह कॉस्ट द 5 सक्सेसिव डिफीट टू द 6। ठीक है, ये 2 पर्सन थे, नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जनरल व्यू रखो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई थी। 1845 से 1446 के बीच हुई थी। उस टाइम दलीप रंजीत सिंह थे। इतना ज़्यादा बीच डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं था, आपको डेप्थ में पूछने वाले नहीं है। ठीक है, और उस टाइम ये याद रखना क्या ज़रूरी है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब हुई थी तो उस टाइम ट्रीटी कौन सी हुई थी? आपको 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, एक रीज़न क्या हुआ था वॉर के पीछे का, और दूसरा जब जब वार खत्म हुई तो उस टाइम आपने ट्रीटी करते हो, उस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ लाहौर है। क्योंकि अभी आपसे पूछ सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ जो लाहौर है वो किसके बीच बैटल हुई थी, तो उस टाइम ट्रीटी ऑफ लाहौर की गई थी। या फिर बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी तो उस टाइम ट्रीटी कौन सी की गई थी? नीचे लिख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ मुल्तान, जो कुछ भी लिख देंगे। द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वार forced the Sikhs to sign a humiliating treaty
On March 8, 1846, the main feature of the Treaty of the Lahore were war indemnity. War indemnity क्या हो गया कि जो साइड जीतती है ना वो क्या बोलती है कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आपने जो वार की, हमें ना कम से कम 50 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये पूरा का पूरा खर्चा कौन उठाएगा? आपको उठाना पड़ेगा, को हर्जाना बरसना पड़ेगा। वैसे ही वार इंडेमनिटी ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपया, उसे हमने बोला कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपकी वजह से हमारा खर्चा आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये हमें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है? द जलंधर दोआब बिटवीन द बियास एंड द सतलुज वाज एनेक्स्ड टू द कंपनी। ये रीजन जो बियास और सतलुज, क्योंकि पहले सतलुज तक उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, सतलुज के यहाँ तक रहेंगे, पर अब उन्होंने क्या कर दिया, जो बियास और सतलुज के बीच वाला एरिया वो पूरा का पूरा किसके अंडर आ गया? ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ गया। और द ब्रिटिश रेजिडेंट वाज टू बी एस्टेब्लिश एट लाहौर अंडर द हेनरी लॉरेंस। अब एक रेजिडेंट जो ब्रिटिश का ना वो पूरी हमेशा का रहेगा, जो अमृतसर में जो सिख एम्पायर है, सिख एम्पायर के जहाँ पे बैठ के वो डिसीजन लेते हैं, जो उनका दरबार लगता है या कुछ भी होता है, उसमें ना एक ब्रिटिश का एजेंट हमेशा बैठा रहेगा, जो देखेगा क्या कि कोई भी डिसीजन हमारे खिलाफ ना लिया जाए। ठीक है? और वो कौन थे? अंडर हेनरी लॉरेंस के अंडर क्या हुआ कि ब्रिटिश के एक रेजिडेंट वहां पर रख दिया गया। द स्ट्रेंथ ऑफ द सिख आर्मी वाज रिड्यूस्ड। उन्होंने बोला कि आप हम्म, सिखों की बिल्कुल 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 वही लड़े थे। वो उनकी ऑलरेडी बताऊँ क्या हो गया था, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी शायद उस टाइम पर। ठीक है? जब हाँ, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो रहे थे, किसके? इंग्लिश के इंक्रीज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अटैक नहीं किया था। सतलुज रिवर थी जहाँ पे उनके सिर्फ दिन बर दिन उनके नंबर बढ़ रहे थे, और सिक्स को क्या लग रहा था, ये अटैक कर देंगे हम पे, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? हम पे इन पे अटैक कर देना चाहिए। इन्होंने भी अटैक नहीं किया, ये से अपने नंबर बढ़ाते रहे, और सिक्स ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और जैसे ही सिख ने इनके ऊपर अटैक किया, इनको एक बहाना मिल गया कि हमने ट्रीटी नहीं तोड़ी है। हाँ, आपने ट्रीटी तोड़ी है, और अब हम क्या करेंगे? फुल फोर्स के साथ आप पे हमला करेंगे। ठीक है? दिलीप सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर अंडर रानी जिंदयाल एंड एज रेजेंट, एंड वही अभी मैंने बताया जो क्या, जो लाल सिंह उनको क्या कर दिया? डोगरा को कर दिया वजीर बना दिया। सिंस द सिख वर नॉट एबल टू पे द इंटायर वॉर इंडेमनिटी, 1 करोड़ रुपया उस टाइम देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। ठीक है? तो इतना पैसा उनके पास था नहीं, तो कश्मीर इंक्लूडिंग जम्मू किसको बेच दिया गया? उस टाइम एक डोगरा किंग थे जिनका नाम था गुलाब सिंह। ठीक है? और कितने का बेचा उन्होंने? 75 लाख रुपीज का। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? डोगरा को बेच दिया, द कंपनी एज अ प्राइस। ठीक है? द ट्रांसफर ऑफ कश्मीर टू द गुलाब सिंह वॉज फॉर्मलाइज्ड बाय अ सेपरेट ट्रीटी। एक अलग ट्रीटी के हिसाब से उन्होंने क्या किया? गुलाब सिंह को क्या कर दिया? जम्मू और कश्मीर दे दिया 75 लाख रुपीज में। ठीक है? अब एक ट्रीटी ऑफ बैरोवाल थी। ठीक है? जिसमें उन्होंने क्या किया था कि द सिक्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम काफी ह्यूमिलेटिंग डिफीट फेस करनी पड़ी थी किसको? सिक्स को। तो वो इस ट्रीटी से सेटिस्फाई नहीं थे। अब ओवर द इशू ऑफ कश्मीर, और साथ ही साथ वो कश्मीर वाले इशू में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा एरिया था, और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? आके बेच दिया। और एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया कि हमारा जो दोआब वाला रीजन है, कौन सा वाला, जो बियास और सतलुज के बीच वाला रीजन है, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? हथिया लिया। तो इन दिसंबर 1846 द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल वाज साइंड। 1846 में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, रानी जिंदयाल वाज रिमूव्ड एज अ रेजेंट, एंड काउंसिल of the Regency for Punjab was set up. The council consisted of 8 Sikh Sardar preside over the English resident Henry Lawrence. अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया? अब उन्होंने बोला कि जो रानी जिंदयान जिंदन थी ना, उनको भी हटा दिया। उनको बोला कि आप अब केयर टेक नहीं करोगे किसकी? दिलीप सिंह की। दिलीप सिंह के पास अब पावर नहीं रही। उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं? काउंसिल बनाते हैं जिसमें क्या होंगे? 8 सिक्स जो सरदार थे उनके एक काउंसिल बनाई, जो क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेंगे क्या? इस एम्पायर के लिए। तो ये इस चीज से क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द जो एम्पायर था, सिख एम्पायर था, वो क्या हो गया? भड़क गया। उन्होंने बोला कि ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप हमारे राजा हैं, राइटफुल ऑनर हमारे किंग थे, उनको आप हटा रहे हो वहां से। तो उन्होंने क्या किया? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट कर दी। ठीक है? शेर सिंह वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवॉल्ट, बट ही हिमसेल्फ ज्वाइंड द मुलराज।
अब क्या हुआ कि शेर सिंह को भेजा गया किस तरफ से, एम्पायर की तरफ से, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, लेकिन उसने क्या किया, लास्ट मोमेंट में सिख के साथ ज्वाइन हो गया और उसने क्या किया, जो अपराइजिंग हो रही थी उसी में लीड करना शुरू कर दिया। दिस कुड बी कंसिडर एज अ इमीडिएट कॉज ऑफ वार। और इसमें फिर क्या करना पड़ा, सिख एम्पायर को डिफीट झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जब ब्रिटिश आर्मी क्या आई, अपनी आर्टिलरी वगैरह लेकर आई, उनके पास एडवांस वेपन थे, उनकी डिसिप्लिन आर्मी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, सिख को हारना पड़ा। बट इसमें क्या हुआ, क्या पहली बार क्या हुआ, पिछली बार वो उनको सिक्स को क्या लग रहा था कि ये काफी ह्यूमिलेटिंग डिफीट है हमारे लिए, बट इस बार ना दोनों साइडों ने अपने हिसाब से लड़े, ठीक है, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, तो अब एक दूसरे के लिए उनकी रिस्पेक्ट आ गई, शो की उन्होंने। कैसे? जो हम ब्रिटिशर्स थे उनको पता चला कि सिख पावर बहुत खतरनाक पावर है। एट द सेम टाइम जो सिख पावर थी उनको पता चला कि हाँ, हमने इस बार क्या किया है, कि फेयर फाइट की हुई है और फिर भी हम हार गए, तो हमें क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए डिफीट को। द सरेंडर ऑफ द सिख आर्मी एंड द शेर सिंह 1814 1849 में हो गया था, क्या सरेंडर कर दिया था। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब किसने कर लिया, कंपनी ने कर लिया। सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो सिख वार, क्यों, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, द एंग्लो सिख वार गेव द टू साइड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर फाइटिंग पावर। क्यों? क्योंकि दोनों को पता चल गया क्या, कि सिर्फ ना हेरा फेरी से ये वार नहीं जीती है किसी ने, दोनों ने क्या किया, अपना पूरी जान लगाई है, दोनों ने अपनी फाइटिंग स्ट्रेंथ दिखाई, और फिर भी अगर सिख हार गए तो हमें क्या करना चाहिए, डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बात आती है क्या, कि जो डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह आई थी उसके बारे में हम बात करते हैं, जो ब्रिटिश पैरामाउंट से की आई थी पॉलिसीज। द प्रोसेस ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी वाज कैरिड ऑन बाय द कंपनीज ड्यूरिंग 1757 टू 1857। 1857 में क्या होता, रिवॉल्ट ऑफ 1847, तो मोस्ट ऑफ द थिंग इससे पहले जो हो गई थी, पीरियड थ्रू द टू फोल्ड मेथड, क्या, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय कन्क्वेस्ट और वार, और जा पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। अब देखो 1857 से पहले ना उन्होंने क्या किया, कंपनी ने जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इंडिया जो 1857 से पहले क्या हो गया, ब्रिटिश आर्मी ने क्या कर दिया था, अपने अंडर कर दिया था। अब कैसे किया, दो चीज़ों की वजह से, एक एक कुछ ऐसे एरिया जो डायरेक्ट उनके अंडर आ नहीं रहे थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी ने से वार की, इनको हराया, उसको अपने अंडर ले लिया। और दूसरा रीज़न क्या था, कि उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी चालाकियों से क्या किया, कि इन एरिया को अपने अंदर ले लिया विदाउट वार किए, पूरा का पूरा एरिया उनके अंडर आ गया। अब वो डिप्लोमेटिक तरीके कौन से थे, एक सब्सिडरी अलायंस हो गया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये किसने लाई थी, ये याद रखना, बैरन हेस्टिंग ने क्या लाई थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस विच एम्ड एट क्रिएटिंग अ बफर जोन। अभी जो मैंने बताया कि बफर जोन क्या किया उन्होंने बोला कि इंडिया में अगर नेपोलियन बोनापार्टे आ गया तो ब्रिटिश रूल को खतरा हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, रंजीत सिंह के साथ अच्छे रिलेशन बनाने शुरू किए, उस नीचे की साइड सिंध के साथ अच्छे रिलेशन बनाने शुरू किए, ताकि क्या हो, एक बफर क्रिएट किया जा सके। जब बफर जोन क्रिएट कर रहे हो कि डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर पे हमला नहीं होने वाला है, हमला किस पे होगा, पहले उन जो डिफरेंट डिफरेंट कौन से, एक तरीके से बोल सकते हो कि कोई भी राज्य है, ठीक है, जो एम्पायर है उनके ऊपर, जो सिख एम्पायर है पहले उनसे लड़ेंगे, जो सिंध वाले हैं उनसे लड़ेंगे। जब उनसे लड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तैयार होने का टाइम भी मिल जाएगा, और साथ में साथ हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, जो वो खतरा आ रहा है उसको रोकने के लिए। उसको नाम दिया गया क्या, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है। और ये किसने लाई थी, वैरन हेस्टिंग ने। वैरन हेस्टिंग कौन थे, याद है कुछ, याद आया, किस एक्ट में आए थे, नोप, अरे पॉलिटी में पढ़ा नहीं है क्या, रिवीजन नहीं किया, कोई चक्कर नहीं, चलो। द पॉलिसी ऑफ वैरन हेस्टिंग वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज और अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर, और उसने ये पॉलिसी कहाँ पे भी यूज की थी, मराठा और मैसूर की भी यूज की थी। द स्ट्रेट ब्रॉड अंडर द रिंग ऑफ फेंस
सिस्टम वर एश्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर कोई भी क्या कर लेता है कि बाहर की पावर जब आके क्या करती है, आप पे हमला करेगी, तो हम क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, बट एट देयर ओन एक्सपेंस। उनके एक्सपेंस पे कैसे, कि वो बोल रहे हैं कि देखो ब्रिटिश ना छोटे मोटे नहीं, एक पूरे इंडिया पे ना सिर्फ पावर के दम पे रूल नहीं किया जा सकता। आपको ना एक सर्टन लेवल का चालाकी चाहिए, दिमाग चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जो सिंध वाले थे उनको भी, और सिख एम्पायर को भी क्या बोला कि अगर आप पे कोई बाहर से हमला करता है, देखो हम इस तरफ तो हम तो हमला करेंगे पे नहीं आप पे, अगर आपसे बाहर आपसे कोई हमला करता है तो हम क्या करेंगे, आपकी हेल्प करने आएंगे। पर बचाओ अपने आप को रहे नेपोलियन से, पर बोले कि बाहर से अगर कोई आया तो हम आपको बचा लेंगे। अगर बाई चांस मान लेते कि नेपोलियन यहाँ से हमला कर देता, तो ये क्या करते, इनके पास जाते, इनकी हेल्प करने की कोशिश करते, पैसा लगाते, मैन पावर देते, हर चीज़ देते, और जब ये जीत जाते ना तब बोलते कि हाँ भाई लाओ पैसे। कौन से पैसे, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको बचाने के लिए आए थे, ठीक है, एट देयर ओन एक्सपेंस। इससे क्या कहा गया, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। क्या कि आप क्या करोगे, बफर स्टेट जो बना रहे हो, आप क्या करोगे, बाहर से कोई हमला करता है आप उनकी हेल्प करते हो, बट आप उनको बचाओ, अपना एम्पायर रहे हो, बट आप उनको यकीन दिलाते हो कि नहीं हम तो आपके लिए आए। आप क्या करो, अब हमें इसके बदले आप कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें दो, ठीक है, हमें या एरिया दो, कोई ना कोई लैंड दो, या फिर हमें क्या करो, रेवेन्यू कहीं किसी एरिया का हमारे नाम पे कर दो, या फिर हमें कैश में दो, गोल्ड में दो, किसी चीज़ में भी हमें प्रोवाइड कर दो। उसके बाद आई थी कौन सी, सब्सिडरी अलायंस। ये भी याद रखने वाली देना, जो गवर्नर जनरल थे वैरन हेस्टिंग, उन्होंने लाई थी, और दूसरे कौन थे, सब्सिडी अलायंस किसने लाई थी, वेलेस्ले ने। ये भी याद रखना, दो तीन चीज़ें हैं ना जो नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये पॉलिसी लाई किसने हुई है। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले हु वाज गवर्नर जनरल। ये भी गवर्नर जनरल थे, इस पीरियड में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना सब्सिडी अलायंस है क्या। सब्सिडी अलायंस इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इसको भूल जाओ। सब्सिडी अलायंस अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं क्या होता है क्या, तो सब्सिडरी अलायंस में क्या करते हैं कि 5 मिनट के मान लेते हैं हम क्या, कि जम्मू एंड कश्मीर एक एम्पायर है अपने आप में, ठीक है, इसके पास क्या अपनी मिलिट्री पावर है, सपोज 1 लाख, हमारे पास हमारी पूरी आर्मी है जिसमें इन्फेंट्री भी आ जाती है, हमारी एयरफोर्स आ जाती है, हमारी हर कुछ आ जाती है, ठीक है, पर हमने देखा कि हमारे जहाज उतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, हमारे पास इतनी ज़्यादा मैन पावर नहीं है, हमारी इतनी डिसिप्लिन आर्मी नहीं है, हमारे पास इतना अच्छा एम्यूनेशन नहीं है, हमारे पास वेपन इतने अच्छे नहीं है, हमारे पास जो डिफेंस के लिए जो हमारी जैकेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हाईटेक नहीं है, तो हम क्या करें, हम अपने आप को बचा तो सकते नहीं है, मतलब हर अटैक्स नहीं बचा सकते, हम तो मतलब इतने कैपेबल हैं हम हर किसी से मैक्सिमम से बचा लें, अगर कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है तो हम उसे अपने आप को बचा नहीं सकते। तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या होगी, कि अगर हमें कहीं से वेपन मिल जाए, कहीं से आर्टिलरी मिल जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो हमने क्या किया कि हमारे पास कौन आया, पंजाब रीजन, पंजाब स्टेट, पंजाब ने आके हमें क्या बोला कि अरे भाई आप टेंशन क्यों कर रहे हो, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास आर्टिलरी भी है, हर चीज़ जो आप चाहते हैं ना आपको, हमारे पास हर चीज़ है, और यही नहीं, हम आपको सोल्जर भी प्रोवाइड करेंगे। एक ये आप 1 लाख सोल्जर अपना क्यों रखा हुआ आपने यहाँ पे, इनको क्या कर दो, छुट्टी दे दो, उनको बोलो कि जाओ आपका काम हो गया, 1 लाख सोल्जर हम आपके पास अपना भेज दें। हम क्या करेंगे, साथ ही साथ इनको ट्रेनिंग भी देते रहेंगे, इनको न्यू न्यू वेपन प्रोवाइड करते रहेंगे, हर चीज़ देते रहेंगे, बट आपको पैसा देना पड़ेगा, मनी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसकी, जो ये 1 लाख जो हमारा सोल्जर है, 1 लाख, उनकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, जो न्यू वेपन्स आ रहे हैं उनके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, हम जितने भी मेंटेनेंस कर रहे हैं पूरा का पूरा पैसा आपको खर्चना पड़ेगा। अब आप कोई बोले कि भाई तो फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने सिर्फ हर साल क्या करना है, अगर हम अपनी आर्मी में कितना पैसा खर्चते थे, सपोज 10 करोड़ रुपया, और इस आर्मी में हमें कितना खर्चना पड़ेगा, मान लेते हैं 20 करोड़ रुपया, चलो खर्चना पड़ेगा, हम बोलते हैं ठीक है यार एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा 10 करोड़ और खर्च ही लेते हैं, थोड़ी हाईटेक हमारे पास क्या आ जाएगी, हर चीज़ आ जाएगी हमारे पास, वेपन्स हाईटेक आ जाएंगे, हमारे पास एक डिसिप्लिन आर्मी आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि हमारा झंझट खत्म हो जाएगा, इस आर्मी को ट्रेन करने का, हर चीज़ करने का, ये पंगा ही खत्म हो गया। तो हमने बोला कि चलो ठीक है भाई,
अपनी आर्मी को क्या करते हैं, बाय बाय, उसको डिस्बैंड कर दिया, हमने बोला कि जाओ घर, खेती करो, कुछ भी करो, अब आप क्या सोल्जर नहीं रहे हो। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, 1 लाख सोल्जर हमारे पास लेके आए, उनको गन प्रोवाइड की, हर चीज़ की, उनको तैयारी वो कर रहे हैं, हर चीज़ वो कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताना, अगर उनको ब्रिटिश ट्रेन कर रहे हैं, हर चीज़ ब्रिटिश प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ मनी कौन प्रोवाइड कर रहा है, जे वाले। तो उनकी लॉयल्टी ना जे की तरफ नहीं होने वाली, इन लैक की। इनकी उनको ट्रेन कौन कर रहा है, पंजाब कर रहा है। तो इनकी पूरी की पूरी लॉयल्टी किसकी तरफ है, किसके अंडर कमांड में आ रही है, पंजाब के। अब देख रहा है कि पूरी की पूरी, जो एक तो आर्मी इन जे में है पंजाब की, इतनी बड़ी, उनके पास इतने हाईटेक पावर है, हर चीज़ है उनके पास। एट द सेम टाइम जे के पास अब तो मिलिट्री पावर ही नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पंजाब ना परसों आके क्या बोले हमें, ये काम करो, आप रिलेशन, हाँ आप रिलेशन नहीं रख सकते भाई किसी के साथ, आप चाइना के साथ रिलेशन रख सकते। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं जी हमने रखने, बोलेंगे रखने, भूल गए कि आपका मिलिट्री किसके पास है, तो मानना पड़ेगा। अब आप क्या हो गए हो कि डिपेंड हो गए हो किस पे, पंजाब रीजन पे। वैसे ही कोई भी इंडियन रूलर था ना, वो क्या हो गया था, डिपेंड हो गया था किस पे, ब्रिटिशर्स में। स्टार्टिंग में तो उनको ऑफर बहुत अच्छा लगा कि उनको डिसिप्लिन आर्मी मिल रही है, उनको हर चीज़ लेटेस्ट से लेटेस्ट मिल रही है, और हमें क्या करना है, सिर्फ एक पैसा प्रोवाइड करना है। पर उन बेवकूफ़ों ने इतना नहीं सोचा कि इनकी लॉयल्टी किसकी तरफ रहेगी, ब्रिटिश की तरफ रहेगी। और अब ब्रिटिश अब क्या कर सकते हैं, चुपचाप यहाँ पे आके ना डी फैक्टो रूलर बन सकते हैं। मतलब क्या, कि जे का राजा वहीं पे बैठा रहे, लेकिन उसके साथ जो बैठा हुआ है ना गोरा, उसके पास ही पावर है, राज्य के पास पावर नहीं रही। क्यों? और अब सबसे बड़ी बात क्या है, कि राजा अपनी मिलिट्री बना भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनको खबर मिलेगी कि राजा मिलिट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, तो तब तक राजा ने मान लो कि 10,000 बंदा भी इकट्ठा कर लिया। उस 10,000 बंदे के पास ना हाईटेक वेपन्स हैं, कुछ भी नहीं है। उन 10,000 को किससे लड़ना पड़ेगा, इन्हें 1 लाख सोल्जर से लड़ना पड़ेगा, जो हर चीज में इनसे सुपीरियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ऑटोमेटिकली बिना लड़े, बिना ब्लडशेड किए, बिना किसी को मारे, पूरा का पूरा एरिया किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश के अंडर आ गया। इसको कहते हैं क्या, सब्सिडरी अलायंस। और अब देखना है कि ये किस किस एरिया को इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस से कवर किया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर का रूलर, तंजौर का रूलर, नवाब ऑफ अवध, पेशवा, भोसले, जो थे कहाँ के, और बेरार के, सिंधिया, ये सब मराठा ही हैं, ठीक है। राजपूत स्टेट्स को, कौन सी, जोधपुर की, जयपुर की, ठीक है, मैत्री की, बूंदी की, रूलर ऑफ भारतपुर, जो होलकर्स थे, जो लास्ट मराठा बचे थे, उनको भी सब्सिडी अलायंस के नीचे लेकर आ गए। इतने सारे रूलर्स को क्या किया उन्होंने। अब तरीका क्या था, एक तो ये बिल्कुल आसान वाला तरीका था क्या, तो उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि आपको जरूरत नहीं है, आप क्या करो, अपनी डिस्बैंड कर दो, हम आ रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या था, कि आपने क्या किया, इन पर हमला किया, और बोला कि अपनी क्या करो, आर्मी डिस्बैंड करो, अब हम आपके आर्मी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से भी सब्सिडी अलायंस बनाया जा सकता था। सब्सिडी अलायंस समझ आ गई। अब क्या है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एक सिंपल सी बात क्या है, पता है ना, बस सिंपल सी बात क्या है, कि ब्रिटिश ने बोला था कि अगर कोई भी राजा है, किंग है, अ- हाँ अगर उसके पास ना अपना औलाद नहीं है, ठीक है, उसके पास अपनी रियल सन नहीं है, अगर वो अडॉप्ट कर रहा है, बात खत्म। अगर उसका रियल सन नहीं है, तो क्या होगा, कि वो प्रॉपर्टी ना, तो जो राज्य की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो तो बेटे के पास रहेगी, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, बट वो किंगडम किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ नहीं इसमें करना। ये पॉलिसी लाई किसी दूसरे गवर्नर जनरल ने थी, बट सबसे ज्यादा यूज इसका किसने किया था, डलहौसी ने, ठीक है। ये डलहौसी ने क्या किया था, सबसे ज्यादा यूज किया था। और डलहौसी ने करके ना 7 स्टेट्स थी, जिनको डलहौसी ने ये वाली पॉलिसी यूज करके क्या किया, अपने अंडर कर दिया था। अब वो 7 स्टेट कौन कौन सी थी, जैतपुर, संबलपुर, भगत, साथ ही में क्या था, सतारा, झांसी,
नागपुर। ये जो एरिया थे ना, ये डलहौसी ने क्या किया, एंड अवध लास्ट, उसने क्या किया था, ये सब के सब एरिया ने क्या कर दिए, ब्रिटिश एम्पायर के साथ ऐड कर दिए। अवध का एक रीजन अलग था, अवध का ये रीजन था, अवध को इन्होंने क्या किया था, मिस गवर्नेंस के अंडर लाया था। और ये भी एक रीजन बना था किसके लिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। क्यों, देख रहे हो, एक साल पहले की बात है। मिस गवर्नेंस के लिए उन्होंने क्या बोला था, राज्यों को हटा दिया था। बट देन अगेन उन्होंने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज की थी। पता का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, मॉडर्न इंडिया, जिसकी हम इतनी ज़्यादा बात कर रहे थे, और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ने वाले। जिसमें हम क्या करने वाले, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ने वाले। सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ने वाले, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले। वो जो पीरियड था ना 1908 से 1911 के बीच में, ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, मिलिटेंट एक्टिविटी ज़्यादा हुई थी। जैसे कोई भी रेवोल्यूशनरी, क्या, देखो, सूरत स्प्लिट के बाद ना, जो एक्सट्रीम, क्योंकि दो थे ना, दो टाइप के हमारे क्या थे, रेवोल्यूशन क्या थे हमारे लीडर्स थे, एक थे हमारे मॉडरेट्स, एक थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कब से स्टार्ट हुई थी, सूरत स्प्लिट के बाद, इसमें ज़्यादा क्या हुआ उनका, इसके बाद उनका देखने पर के लिए आया। पर उस टाइम क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी। तो जैसे उनको जेल, तो उसके बाद क्या हुआ कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक जवान को बोलते ना कि नई नई किसी के पास जोश आया हो, जिनको लग रहा हो कि हाँ देश को आज़ाद कराना है, जोश में इंसान क्या करता है, हमेशा होश खो बैठता है। तो एक ऐसा स्टेप लेता है जिसमें वो क्या करता है, सोचता है कि आज ही मैं अकेला क्या करूंगा, पूरे का पूरे देश को आज़ाद करा दूंगा। और वो चीज़ करने के लिए वो क्या उठाता है, गन उठाएगा, बम उठाएगा, और सबसे ज़्यादा पहले जाके काम फेंकेगा ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो इसके बीच ना वो एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी 1908 से 1911 के बीच में। फिर पीरियड फ्रॉम 1914 टू 1917 के बीच, तब तक गांधी जी भी आगे थे। एक लखनऊ सेशन हुआ था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर होम रूल लीग के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हो गया, बंगाल द मेजर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैज बिकम द नर्व सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी क्या होता था, रेवोल्यूशन स्टार्ट होते थे ना, मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होते थे, बंगाल रीजन से स्टार्ट होते थे। तो जो उस टाइम के 1903 में कौन थे, कर्जन, गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इतना बड़ा बंगाल है, यहाँ पे लोग इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी यहीं स्टार्ट होती है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं, इसको बाइफरकेट कर दें, इसको दो हिस्सों में तोड़ दें। इस तरीके से तोड़ें कि इनके बीच ना डिवाइड एंड रूल खेल सकें। अब उन्होंने क्या किया, ये जो वेस्ट पोर्शन था ना, वेस्ट बंगाल वाला, इस तरीके से उन्होंने तोड़ा कि उसको ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट बंगाल में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट पोर्शन था ना, इस तरीके से तोड़ा कि उसमें हिंदू मेजोरिटी होगी, और ईस्ट बंगाल में क्या हो जाएगी, मुस्लिम मेजोरिटी। अगर वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी है, तो माइनॉरिटी में कौन होगा, मुस्लिम्स। अगर ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी है, तो माइनॉरिटी में कौन होगा, मुस्लिम्स। और सिर्फ ना, उन्होंने जो बाइफर्केशन की ना, सिर्फ इस बेसिस पे नहीं की, उन्होंने एक दूसरा फैक्टर भी लाया, कौन सा, लिंग्विस्टिक फैक्टर, लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक फैक्टर में क्या था, जो वेस्ट पोर्शन वाले थे ना, वो मेजोरिटी वाले कौन थे, हिंदी स्पीकिंग, जो हिंदी स्पीक करते थे वो मेजोरिटी वाले थे। और ईस्टर्न बंगाल में कौन थे, बंगाली स्पीकिंग। दो बेसिस में उन्होंने क्या किया, ये एरिया को क्या कर दिया, उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, इतनी ज़्यादा यूनिटी इनके बीच नहीं होगी, तो इनका ज़्यादा इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। Ignoring the loud public opinion against the partition, the Lord Curzon issued an order on July 20th, 1905, dividing Bengal into ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। उसने स्टेट क्या किया, ऑफिशियल रीजन रीजन क्या दिया उन्होंने, उन्होंने बोला कि बंगाल जो बहुत बड़ा है, इसको ना
इट हैज़ ह्यूज पॉपुलेशन, उसके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिवली। इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो मुश्किल हो रहा था, एक इसका साइज़ बहुत बड़ा है, एट द सेम टाइम इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको मैनेज कैसे करें, ये उन्होंने घटिया सा रीज़न दे दिया था। बट जो रियल मोटिव था वो क्या था, कि इंडियन नेशनलिस्ट अंडरस्टूड दैट द पार्टीशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे कोई बोले कि सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो वो गलत होगा। तो बेसिस पे किया गया था, और इसमें ये दिमाग भी रखना कि वेस्टर्न साइड हिंदू मेजोरिटी थे या ईस्टर्न साइड हिंदू मेजोरिटी थे, वेस्टर्न साइड हिंदी स्पीकिंग थे या ईस्टर्न साइड हिंदी स्पीकिंग मेजोरिटी में थे। टू क्रिएट कम्युनल डिवाइड एज द वेस्टर्न बंगाल वाज टू बी हिंदू मेजोरिटी, अभी बताया, ईस्टर्न बंगाल क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी। टू वेकन द बंगाल एंड बंगाल इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया क्या हो गया कि वहाँ जो दिमाग वाले लोग, इंटेलिजेंट लोग काफ़ी रहते थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूसिंग बंगालीज इनटू अ माइनॉरिटी इन बंगाल इटसेल्फ, इंक्लूडिंग हिंदू ओडिया पीपल। क्योंकि उन्होंने कनेक्ट क्या कर दिया, देखो जो वेस्ट बंगाल था, इसमें जो बंगाल वाला रीजन था, उन्होंने क्या कर दिया, उसमें नए क्या ऐड कर दिया, ओडिशा, और दूसरा क्या ऐड हो गया उसमें, देखो कहाँ चला गया, हिंदी एंड ओडिया। इस रीजन में ना ओडिया बोली जाती है, और साथ ही साथ इस रीजन में क्या बोली जाती है, हिंदी। तो इन्होंने, इनका क्या हो गया कि जो बंगाली स्पीकिंग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इस रीजन में क्या हो गया, माइनॉरिटी में चलेगी, और यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी स्पीकिंग मेजोरिटी में आ गई। अभी मैंने जो अभी ऊपर समझाया आपको। और मॉडरेट्स की टेक्निक क्या होती थी, मॉडरेट्स ना काफ़ी ज़्यादा गाँव आदमी बोलते हैं ना, गाँव आदमी जो काफ़ी बहुत ज़्यादा शरीफ टाइप का होता है, मॉडरेट उस टाइप के थे। मॉडरेट्स लाइक सुतेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्रा, पीसी रे, देवेंद्र टैगोर अपोज पार्टीशन में भी अपोज की पार्टीशन को, ठीक है। और थ्रू अपील्स, पटिशन एंड प्रेस, इनका कौन सा तरीका था, प्ली, पिटिशन, प्रे, पीपीपी मॉडल में वो वर्क करते थे, ठीक है। बट इट कुड नॉट प्रिवेंट पार्टीशन फ्रॉम बीइंग इम्प्लीमेंटेड। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फॉर्मली एनफोर्स्ड ऑन अक्टूबर 16, 1905। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, प्रोटेस्ट वगैरह किए, बट कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ब्रिटिशर्स को कहाँ फ़र्क पड़ता है। एज द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, लोगों ने क्या किया, व्रत रखे, वॉक बेयर फुटेड, सिंगिंग वंदे मातरम, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी दिखाने के लिए उन्होंने राखी बांध दी एक दूसरे को। उन्होंने क्या किया कि काफ़ी यूनिटी का सिंबल दिखाया, जैसे टू हाफ्स ऑफ द बंगाल में, दोनों साइड में बंगाल, सॉरी, अक्टूबर 16, 1905 वाज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट द बंगाल। पूरे के पूरे जो बंगाल था उसको, उसमें मौन किया गया कि इस दिन क्या हो रहा है, कि बंगाल के दो हिस्से हो रहे हैं। नीड फॉर मोर पॉजिटिव एक्शन, उन्होंने बोला कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला, जब हम बैठ के वहाँ वंदे मातरम गाते रहे, एक दूसरे को राखी बांधते रहे, तो उससे हमें फ़र्क पड़ने वाला है, मे भी हमारी मेंटालिटी को फ़र्क पड़ेगा, बट ब्रिटिशर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमने कुछ ना कुछ ठोस एक्शन लेने पड़ेंगे। द बंगालीस अडॉप्टेड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा इनको क्या लगेगी, किस जगह बोलते हैं ना, बिलो द बेल्ट मारना, सबसे ज़्यादा कब लगती है, जब आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए, ब्रिटिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, मनी, ट्रेड। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, बाइकआउट करते हैं ब्रिटिश गुड को, एंड यूज़ ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी को हो गया इंडियन गुड्स जो इंडिया में बनते। It was the formal proclamation of the Swadeshi movement. Leaders then dispersed to the other parts of the Bengal to propagate the message of boycott of Manchester cloth and Liverpool salt. उन्होंने क्या किया कि कोई भी चीज़ अगर बन के आ रही है, कहाँ से, ब्रिटिश से बन के आ रही है, उनके फाइनल गुड्स हैं, तो उसको लेना बंद कीजिए, उनकी इकॉनमी को बढ़ाना बंद कीजिए। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप क्या करें, इंडियन गुड्स को यूज़ करें। इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इंडिया की जो खादी इंडस्ट्री थी, इंडिया की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, उनको काफ़ी बूम देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, छोड़ दिया किसको, ब्रिटिशर्स के कपड़े खरीदना, हर चीज़, मतलब कॉटन खरीदना, सॉल्ट खरीदना, कोई भी चीज़ें, वो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ थी, उनको खरीदना बंद कर दिया। अब स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिवेंट द अनजस्ट पार्टीशन ऑफ द बंगाल फ्रॉम बीइंग इम्प्लीमेंटेड। मैंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, उस दुखती रख में हाथ रख सकते हैं ब्रिटिशर्स की, जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और वो कहती है ट्रेड। उन्होंने तभी स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट थ्रू द पिक्यूनरी लॉस, particularly through the boycott of Manchester cotton goods for which Bengal provided the richest market in the India। क्योंकि जो मैनचेस्टर क्लॉथ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता था, बंगाल में बिकता था।
तो इन्होंने बोला कि हाँ, जब इनको ना पैसों की दिक्कत आएगी, पैसों में प्रॉब्लम आएगी, तब इनको हमारी बात सुनाई देगी, ऐसे इनको हमारी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। तो रिवाइव द इंडिजीनियस, इंडिजीनियस क्या हो गया कि हमारी अपनी जो इंडिया में ही बन रही है इंडस्ट्रीज, बाय प्रमोटिंग स्वदेशी गुड्स, हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को क्या करो, प्रमोट करो। और ये चीज़ आज तक चल रही है, जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, ये आज तक चल रही है, ये बंद हुई नहीं कभी। क्यों? क्योंकि आज भी हम क्या सुन रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी सेम ही है। क्या सेम है? ये बाइकआउट चाहे नहीं कर रहे, बट ऑब्जेक्टिव सेम है। क्या करो, इंडियन के बने हुए गुड्स यूज करो, इंडिया में जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करो, अपना ज़्यादा यूज़ करो। ये अभी तक चल रही है, ये स्वदेशी मूवमेंट ना खत्म नहीं हुई है। बाकी सब मूवमेंट खत्म हो जाती थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाती थी, हर टाइप की मूवमेंट खत्म हो जाती थी, खिलाफत मूवमेंट खत्म होती थी, बस स्वदेशी मूवमेंट आज तक अभी खत्म नहीं हुई। एज सिंपल एज दैट। नेचर, द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, ऑब्वियसली बात है, सेम बात बोली, शुगर, सॉल्ट, पब्लिकली बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, उन्हें जलाने शुरू कर दिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा यही होता है कि कोई भी चीज़ को अगर आपने पोस्ट करना हो तो आप क्या करो, किसी भी चीज़ को जला दो, टायर जला दो, कुछ भी जला दो। और ये बात है कि ज़्यादातर हमारे बेचारे टायर काफ़ी ज़्यादा ये ब्रंट झेलते हैं, किसका, इन चीज़ों का। मास पार्टिसिपेशन, किस किसने पार्टिसिपेट किया, वुमेन्स ने किया, स्टूडेंट्स किया, लार्ज सेक्शन ऑफ द अर्बन रूरल पॉपुलेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट टाइम इन द पॉलिटिक्स। देखो, इससे पहले क्या था, जो इंडिया में रिफॉर्म्स आ रहे थे ना, वो कौन ला रहे थे, मिडिल इंडियन, जो मिडिल क्लास इंडियन नहीं है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंडियंस थे। वो क्या करते थे, उनके दिमाग में चलता था कि जो पीजेंट हो गए, फार्मर्स हो गए, जो लोअर क्लास इंडियन है, जिनके पास पढ़े लिखे नहीं, जो इलिटरेट इंडियंस हैं, उनके उनका भला सिर्फ हम कर सकते। हम क्या करेंगे, कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को मनाएंगे, उनकी मिन्नतें करेंगे, कुछ भी करेंगे ताकि वो क्या करें, ये हेल्प करें। किन की? लोअर स्ट्रेटा सोसाइटी, मतलब किसानों से लेके, लेबर से लेके, हर किसी की हेल्प करें। उनकी ये पॉलिसी थी। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉडरेट्स। उनकी भी सोच गलत नहीं थी, वो चाहते थे हम क्या करें, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास क्या है, पढ़ाई है, हमारे पास हर चीज़ है, तो हम क्या करें, हम हेल्प करें अपने इंडियंस की। बट ब्रिटिशर्स इस लायक नहीं थे कि उनको प्यार से चीज़ समझाई जाए। इसलिए ना रिएक्शनरी क्या हुआ, एक नई चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। उन्होंने बोला प्यार की भाषा नहीं सुनते, ठीक है, इनको जूतों की भाषा समझ आती है। साथ ही साथ वॉशरमैन जो थे उस टाइम ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्या कि हम कपड़े नहीं धोएंगे। ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया कि अगर कोई भी रिचुअल हो रही है, अगर उसमें आप क्या कर रहे हो, फॉरेन गुड्स का यूज़ कर रहे हो, शादी हो रही है, मैं शादी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। स्टूडेंट ने क्या प्रोपोगेट किया, स्वदेशी को किया। उन्हें बोला कि पीसफुल पिकेटिंग ऑफ द शॉप। पिकेटिंग क्या होता है कि आप किसी एक शॉप के आगे जाके खड़े जाओ और कोई इंडियन अगर अंदर जा रहा है, उसको बोले यार क्या कर रहा है, अंदर क्यों जा रहा है, अब हमारे अपने गुड्स खरीद, क्यों इंडियन इनके खरीद रहे हैं, इनके प्रमोट क्यों कर रहा है। कोई बाहर खड़े होकर अगर किसी को क्रिटिसाइज करना, थोड़ा बोलना कि आप क्या करो, आप इनके गुड्स मत लो, आप जाके कोई इंडियन से ले लो, उसको बोलते हैं पीसफुल पिकेटिंग ऑफ द शॉप। नेशनल मोमेंट्स स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। यही भावना कहाँ पे स्प्रेड हुई, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, कहाँ कहाँ, पुणे, बॉम्बे। किसने किया था उस एरिया में, तिलक ने। पंजाब एरिया में किसने किया, लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने। दिल्ली में किसने किया, सैयद हैदर रजा ने। ठीक है, आप तिलक का याद रख सकते हो, लाला लाजपत राय का याद रख सकते हो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं। मद्रास में किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लाई ने। उन्हें बोला कि सेल्फ रिलायंस होते हैं भाई, आज भी सेम ही बात चल रही है। आत्मनिर्भर का मतलब भी क्या होता है, सेल्फ रिलायंस। was the main focus of the Swadeshi movement as an assertion to the national dignity, development of indigenous alternative, campaigns against the casteism, early marriage। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं सिर्फ कास्टिज्म के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जब तक हम भी एक दूसरे को बोलेंगे कि आप मेरे से इन्फीरियर हो, हम इंडियंस होकर एक दूसरे को इन्फीरियर सुपीरियर बोल रहे हैं, ये तो फिर बाहर से हमें ब्रिटिशर्स, ये तो हमें इन्फीरियर समझेंगे ही समझेंगे। मिलिटेंट मूवमेंट आफ्टर 1905। अब 1905 के बाद ना एक्सट्रीमिस्ट स्टार्ट हो गई, अब सिर्फ मॉडरेट्स नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, टुक द मूवमेंट फ्रॉम मेयरली बाइकआउट। उन्होंने बोला कि बाइकआउट से बाइकआउट भी नहीं भाई, क्या क्या करते हैं, तो पैसिव रेजिस्टेंस। कैसे, बाइकआउट ऑफ इंग्लिश कॉलोनीज बाय वेंडर्स। उन्होंने बोला कि वेंडर्स जो हैं, जो बेचने वाले, सामान बेचने वाले, वो इंग्लिश कॉलोनी में नहीं जाएंगे। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे। जो कोर्ट हैं, इंडियन के लॉयर्स उधर नहीं जाएंगे। कोई भी अगर क्या कर रहा है, इंडियन है, तो वो ब्रिटिशर्स के लिए काम नहीं करेगा। इस चीज़ में ये ज़्यादातर चलना शुरू हो गया।
हाउ डिड इट इन्वॉल्व मासेस। अब इन्होंने मासेस को इन्वॉल्व कैसे किया, ये हर बार मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने कौन कौन से तरीके के यूज़ किए कि स्वदेशी मूवमेंट को किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। जो तिलक थे ना, सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल पॉपुलर था, वो तिलक ने एक तरीका क्या रखा था कि अगर वो कोई भी फेस्टिवल फेयर हो ना, उन्हें गणपति और शिवाजी का जो फेस्टिवल होता है ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, जो कठपुतली शो नहीं होते इस टाइप के, जिसमें क्या करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं उनको। इन फेस्टिवल्स में उन्होंने क्या किया कि थ्रू मीन्स ऑफ मास मीडिया, मीडिया के थ्रू, ये एक तरीके से आप क्या कर दो, पिक्चर्स के थ्रू समझाओ उनको, बोलो कि हाँ ब्रिटिशर्स ने आए, उन्होंने हमारी क्या करती, इकॉनमी पूरी खत्म कर दी, हमसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं हर चीज़ करके। इन चीज़ों में ना फेस्टिवल ऑफ शिवाजी और गणपति के वे तिलक ने ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की। पब्लिक मीटिंग्स रखी गई, प्रोसेशंस रखे गए, इमर्ज एज अ मेजर मेथड फॉर मास मोबिलाइजेशन। जैसे हमारे पहले के लोग क्या करते थे, कोई पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूरे 10-20 लोग आगे आके बैठ के, जो आगे ऊपर बैठा हुआ है वो क्या करता है, पूरी चीज़ उनको बता देता है कि आपको ये करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। उस तरीके से भी क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ये इसको फैलाया गया। फिजिकल ट्रेनिंग, आर्बिट्रेशन, सोशल वर्क, ये सब कुछ हमने क्या किया, करने की कोशिश की। अब आर्किटेक्ट कौन थे, आर्किटेक्ट क्या हो गया कि इसको सक्सेसफुल करने में किस किस का पीछे हाथ था। ठीक है, जो बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स है ना, वो सजेस्ट किसने किया था, के मित्र ने। ठीक है, और उसने अपने संजीवनी जनरल में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे कि वहाँ पे आपको लिख सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट टाइम किसने सुजेस्ट की थी, वो की थी के मित्र ने। ठीक है, जो के मित्र उन्होंने क्या किया था, इसको सजेस्ट किया था। बट अगर उन्हें पूछ लिया कि स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट टाइम किस जर्नल में, किस बुक में सजेस्ट की गई थी, किस मैगजीन में सजेस्ट की थी, संजीवनी। ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरी चीज क्या बोल सकते हैं कि जो संजीवनी है वो लिखी किसने हुई है, के मित्र ने। ये तीन तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर लोकमान्य तिलक प्लेड एन लीडिंग रोल इन स्प्रेडिंग द मूवमेंट आउटसाइड बंगाल, बंगाल से बाहर ले जाने के लिए, यूनाइट द कंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बस ये सिंपल सा कुछ है कि कौन किसने कहाँ कहाँ पे फंसाया हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आउटकम क्या हुआ कि इंडिजिनियस इंडस्ट्री में हमारी जो अपनी इंडस्ट्री थी उसमें बूम मिला उनको। सॉप, हमारी मिल्स जो थी, सोप वगैरह, मैच फैक्ट्री, ठीक है, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, इन सबको क्या था, काफ़ी बूस्ट मिला। दूसरी चीज़ को क्या बूस्ट मिला, एजुकेशन सिस्टम को। जो नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बने, जैसे क्या क्या, बंगाल नेशनल कॉलेज बना, जो किसके अंडर थे, जो अरविंद घोष थे ना, वो प्रिंसिपल बने। मतलब कि हम साथ ही साथ देखो, एक तो हमने बाइकआउट किया, बाइकआउट करने के साथ हमने इंडिजिनियस एंटरप्राइजेस को भी मौका दिया, हमने एजुकेशन को इंडिजिनियस करने की कोशिश की, और तीसरा हमने रिवाइव किया अपना आर्ट और कल्चर को। हमने पेट्रोटिक सॉन्ग गाए, अपने लिए बनाए, हमने अपना आर्ट को रिवाइव किया, जो हमारा काफ़ी, जो 100 ऑफ ईयर से हमारे का आर्ट चलता आ रहा है पीछे से। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, पेट्रोटिक सॉन्ग गाए। और ये डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने किया है, ज़्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ पावरफुल प्रेस की शुरुआत हुई। उन्होंने सामने सामने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया क्या, कि ब्रिटिश के ये क्या अनजस्ट बिहेवियर है। ये वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ विम्प में आके बोलते हैं कि आप फॉलो करो, तो हम वो चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। आपको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हो। इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल पॉलिटिक्स, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, ये ज़्यादा जानने की जरूरत। ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था। अब ब्रिटिश का रिएक्शन सेम ही होता है हर जगह। अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा, क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट है तो उनको बोलते हैं कि आप क्या कर देंगे, हम आपको हटा देंगे, एक्सपेल्ड कर देंगे, आपकी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे। अगर कोई भी वहाँ पे लाठी चार्ज चलेंगे, अगर कोई शाउट करेगा तो उसको हम के वंदे मातरम शाउट करेगा, उसमें लाठी चार्ज होगा। अगर किसी भी मीडिया में, प्रेस में क्या होगा, अगर आएगा, उन्होंने किसी ने भी क्या लिखा, ठीक है, अगर क्या होगा, कंट्रोल द प्रेस थ्रू न्यूज़पेपर। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी अगर अपने न्यूज़पेपर में भड़काऊ बातें लिखेगा, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, अब ऑब्वियस सी बात है वो हर जगह यही सेम करते जाएंगे, इनका लास्ट तक ये चलता रहेगा।
और फिर उसके बाद क्या हो गया, मूवमेंट फैजल आउट होगी। और डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे, इतना ज़्यादा रिप्रेशन किया था किसने, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लाठीचार्ज की थी, लोग तंग हो गए थे, इतना ज़्यादा मारते थे। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? क्योंकि पहली बार उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात की थी, ज़्यादा मास प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, क्योंकि आप कोई चीज़ पहली पहली बार करते हो, किसी के खिलाफ बोलते हो, तो आपको इतना पता नहीं होता कि किस टाइम क्या करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना कैसे चाहिए, यूनिटी कैसे होनी चाहिए, लीडरलेसनेस। अब लीडर खत्म। अभी मैंने बोला, पीछे बात की थी कि 1908 से 1911 के बीच जो पीरियड था वो काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हुई थी। क्यों? क्योंकि लीडर नहीं थे। लीडर क्यों नहीं थे? क्योंकि जो तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक, वो उनके उस टाइम लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के। उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। एक तो इनको अरेस्ट कर लिया, और साथ ही साथ जो मॉडरेट लीडर थे अरविंदो घोष और बिपिन पाल, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली पॉलिटिक्स से। भाई अब हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में बीच हम ज्वाइन नहीं हो रहे। लैक ऑफ मुस्लिम सपोर्ट, मुस्लिम को सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ये क्या हो गया था, ये जो मुस्लिम लीग बनी थी, उन्होंने बोला कि हमें भी क्या चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए। तब 1906 के पास उन्होंने क्या किया, शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन क्या, वो कहाँ के, आगा खान के साथ मिलके, लीडर के साथ किए, कहाँ पे वो, शिमला में जाके कि उन्होंने किससे मिले, उधर जाके मिंटो से जाके मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट कहाँ पे आके मिलेगा, मार्ले करजौन से जाके मिले थे, ठीक है। तो 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ जल्दी क्यों मान लेते थे, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स बोलते किसी तरीके से भी अगर इनके बीच डिवाइड हो रहा है, इनके बीच यूनिटी नहीं आ रही है, तो खुले हाथों से हम स्वागत करते हैं भाई। ऐसी बात तो है नहीं कि हम स्वागत नहीं करेंगे कोई भी चीज़ का। नो एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीजेंट्री। उस टाइम किसानों को कुछ पता ही नहीं होता था कि भाई चल क्या रहा है। उनके लिए ना, जो जमींदार है, जो जो उनकी ना मार के रख रहा है, उनकी यही तय करके रख रहा हुआ है, उनके लिए वही क्या था, ये गंदा आदमी है। उनको क्या पता ब्रिटिशर्स कौन है, ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स को बोलेंगे क्यों जाने के लिए, तब तक उनके पास, उनको गुलामी की आदत पड़ चुकी थी कि इनको जमींदार के अंदर रहने की, क्योंकि ये जो गरीब आदमी होता है उसके पास इतनी पावर होती नहीं है, उसको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या हो गई कि मॉडरेट्स जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं मानते। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि भाई सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, अब बैठ के क्या करते रहते हो, हाथ जोड़ के बैठे रहते हो ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स के कान में जूं नहीं रेंगती है, आप कोई स्टेप उठाओ। लेकिन मॉडरेट्स बोलते थे नहीं, कि हम हर चीज़ ना कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करेंगे। हम आपसे पहले भी कर रहे हैं, 1885 में बनी थी क्या हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम तब से उसको चला रहे हैं। सॉरी 1850 85 में, 85, ओ सॉरी 1985, ओ नहीं 18, सॉरी 1885, ठीक है। तो हम तब से चला रहे हैं, तो हमें पता है कैसे चलाना चाहिए। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा थे। और उससे क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ना, जो 1707 में क्या हुआ, सूरत में हुई थी क्या, जो इनकी मीटिंग होती है, तो इसमें ना स्प्लिट आ गया था कि इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीम के बीच। हाँ, अब वो बात भी काफ़ी ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग है कि एक मॉडरेट्स का लीडर कैसे बन गया, एक्सट्रीमिस्ट का लीडर क्यों नहीं बना उसने। क्योंकि देखो, सूरत स्प्लिट जब हुआ 1905 में, उस टाइम में एक बात बताता हूँ कि 1905 में, 1906 और 1907, इन तीनों में कम से कम आपको पता होना चाहिए कि जो तीन क्या हुई थी, मीटिंग्स वगैरह हुई थी, तो इन सेशंस में डिसाइड किसने किया था, ये पता होना चाहिए। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, कोई आराम से कर। हम्म। गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने क्या किया था, 1905 वाली की थी। 1906 में कौन चाहते थे, 1906 में एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हमारा लीडर हो। क्यों? देख, लीडर पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसमें इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों होती थी, क्यों? क्योंकि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक लीडर को चुना जाता था ना, तो फिर वो लीडर क्या करता था, वो टॉपिक देता था, वो अपने अंडर बंदे चुनता था, क्योंकि सबके सब बंदे आके ना कोई पॉलिसी नहीं बनाते थे। वो कुछ अपने बंदे सेलेक्ट करता था, और फिर ना जो ये पॉलिसी सेलेक्ट करते थे ना, वो पूरे साल
इनको फॉलो करनी पड़ती थी, सबके सब लोगों को फॉलो करनी पड़ती थी जो इंटरनेशनल कांग्रेस में। अगर यहाँ पे मॉडरेट आ रहा है तो मॉडरेट अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगा और पूरे सालों को क्या करनी पड़ेगी, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। पर अगर एक्सट्रीमिस्ट आ गया कोई, उसने बोला कि नहीं इस हिसाब से चलना है, तो सबके सबको मानना पड़ेगा। तो वो चीज़ मॉडरेट्स को पसंद नहीं थी। तब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का बनना इतना ज़्यादा क्या होता था, कंट्रोवर्शियल माना जाता था। तब सभी चाहते थे कि हमारा लीडर क्या बने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने। इस टाइम इन्होंने जोर लगा दिया अपना, उन्होंने बोला कि हम बनाएंगे भाई, क्या करेंगे इस बार 1906 में अपना लीडर बनाएंगे एक्सट्रीमिस्टों से। उन्होंने बोला हम बनाना चाहेंगे, जब बाल गंगाधर तिलक को बनाओ तो या फिर आपको करो लाला लाजपत राय को बनाओ, क्योंकि दोनों एक्सट्रीमिस्ट थे। तो उस टाइम ना दादा भाई नौरोजी, ये ना काफी ज्यादा उस टाइम बूढ़े थे, और सबसे ज्यादा अगर इनकी कोई रिस्पेक्ट किसी की जाती थी ना, वो दादा भाई नौरोजी की जाती थी। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा बूढ़े भी थे उस टाइम। इनकी क्या एक्सट्रीमिस्ट तो क्या मॉडरेट, सब रिस्पेक्ट करते थे, इनके आगे कोई कुछ नहीं बोलता था। तो जैसे उन्होंने बोला कि हम दादा भाई नौरोजी को क्या करेंगे, सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर रखेंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चुप होकर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने एक बात भी नहीं की। उन्होंने बोला ठीक है, अगर दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं तो दादा भाई नौरोजी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1907 की बात आई। अब एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि भाई इस बार तो हमारा लीडर आने वाला है, इस बार हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। तो मॉडरेट्स थे ना, वो थोड़े चालाक टाइप थे। उन्होंने क्या बोला, एक रूल था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, अगर आप किसी एक प्रोविंसेस में रहते हो, अगर उस प्रोविंस में हम सेशन करेंगे, उस प्रोविंस का जो बंदा रहने वाला है, रेजिडेंट है उस प्रोविंस का रहने वाला, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता। कैसे, कि मैं बोल लूँ कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, जे का। रक्षित कहाँ के रहने वाला, जे। तो मैंने बोला कि ये जो आगे आने वाले इलेक्शन है मैं उसमें खड़ा होऊंगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में लड़ूंगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्शन पहले कहाँ पे होने वाले थे, पंजाब में होने वाले थे। तो मैंने बोला कि मैं लड़ूंगा। पर जो चालाक लोग थे उनको लग रहा था कि यार ये इसके पीछे जो बैकिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, तो क्यों ना इलेक्शन का वेन्यू ही चेंज कर दें, पंजाब से हटा के जे लेकर आते हैं। और जैसे वो जे में लेके आए, अब आप मुझे बाहर नहीं कर रहे हो, अब मैं टेक्निकल बेसिस में ऑटोमेटिकली बाहर हो जा रहा हूँ। अब मॉडरेट्स को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक को हम नहीं बनाएंगे। वो सिंपल बोल रहे हैं कि देखो हमारा रूल है भाई, हम क्या कर रहे हैं, हमने सूरत में कर रहे हैं क्या, सेशन कर रहे हैं। और आपके जो बाल गंगाधर तिलक जिनके आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसी प्रोविंसेस के रहने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप हमें कुछ नहीं बोल सकते। तो उस बार भी क्या हो गया, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आपने बोला, हमने कुछ बोलते। रास बिहारी घोष को क्या कर दिया, उन्होंने बना दिया। लेकिन सेशन स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम तब आई कि जब ना सेशन में ना एक्सट्रीमिस्ट को बोलने का मौका तक नहीं मिला, बाल गंगाधर तिलक को बोलने का मौका तक भी नहीं दिया गया। तो उससे दिमाग खराब हो गया किनका, एक्सट्रीमिस्ट का। फिर दे जूते और चपलें चली वहां पे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। द मीटिंग वॉज टू बी प्लेस इन नागपुर, नागपुर में पहले होने वाली थी। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक टू बी द प्रेसिडेंट, बट द मॉडरेट्स वांटेड रास बिहारी घोष टू बी द प्रेसिडेंट। There was the rule that the session president could not be from the home province. वो home province से नहीं हो सकता। तिलक home provinces was Bombay presidency, in which सूरत also situated, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर ही आती थी कौन, सूरत। So the moderate changed the venue to सूरत, नागपुर से टाके वो कहाँ पे लेके आ गए, सूरत में, so that the Tilak could be excluded from the presidency. The moderate also wanted to drop the resolution on स्वदेशी। उन्होंने बोला कि देखो 1905 से आपने स्वदेशी का चला के रखा हुआ है, अब बहुत हो गया, अब इतना मत करो, ये बाइकआउट जो आप चला रहे हो, एजुकेशन मूवमेंट को बाइकआउट कर रहे हो, स्वदेशी के लिए आप कर रहे हो, ये बंद करो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या बोल रहे थे कि नहीं भाई हमने तो इसको और फैलाना है, इसका गाजे बाजे के साथ हम स्वागत कर रहे हैं, अब बोल रहे हो कि बंद करो। रास बिहारी घोष बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन विच वॉज हेल्ड इन सूरत। ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी, रास बिहारी घोष बन गए। तिलक वॉज नॉट इवन अलाउड टू स्पीक, एंड दिस एंगर्ड द एक्सट्रीमिस्ट who wanted to cancel the session। क्या करना चाहते थे, सेशन को कैंसिल करना चाहते थे। बोथ साइडेड वर फर्म ऑन देयर डिमांड्स। मॉडरेट्स बोलते कि हम अपने तरीके से करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोलते कि नहीं हमें अपने तरीके से करना है। एंड नाइदर वर विलिंग टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं आ रहा था, कोई एक स्पेशल एक नहीं बोल रहा था कि हाँ चलो हम क्या करते हैं, ये चीज़ दोनों मान लेते हैं। द मॉडरेट्स देन हेल्ड द सेपरेट मीटिंग इन विच दे रिटेरिएटेड द कांग्रेस गोल।
द कांग्रेस गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड अडॉप्ट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू अचीव। उन्होंने बोला कि हम इंसान की तरह काम करेंगे, हम जंगली जानवरों की तरह काम नहीं करने वाले। अनफॉर्चुनेटली सूरज सेशन वॉज मार्ड विद द यूज ऑफ स्टिक्स चप्पल्स बाय द मेंबर ऑन वन अनदर। इसी टाइम क्या हुआ कि मॉडरेट्स ने बोला कि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते, ये इंसान नहीं है, ये आराम की भाषा इनको समझ आती नहीं है, ये हर जगह वायलेंस लाना चाहते हैं। तो उस टाइम क्या स्प्लिट आया? सूरज स्प्लिट। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए सूरज स्प्लिट सबसे पहले आया कब? 1907 में। एक डेट आपको पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए इसको प्रिसाइड किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। और साथ ही साथ अगर हो सके ना तो अगर इनका भी याद रह जाए आपको, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जब क्या हुआ था बंगाल का पार्टीशन हुआ था जिस साल में, उस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1906 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और फिर उसके बाद आता है कि क्या? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909। उससे पहले क्या हो चुका था? 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक है उनको जेल में भेज दिया गया था। ठीक है। अब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? क्योंकि ये रिफॉर्म्स हैं। आप आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ, सिंपल एक चीज करके पूछ सकते हैं कि ये किस रिफॉर्म में, ये किस एक्ट में आया था, ये चीज हमें मिली थी। जैसे कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में फर्स्ट टाइम क्या होता है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। वो आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मुस्लिम को जो फर्स्ट टाइम इलेक्टोरेट मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट, वो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में मिला था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में मिला था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में मिला था? ऐसे आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस में आया था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। तो इसको आपको आप याद रखना है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम बोला कि बताओ अब हमने क्या करना है, अब हमारा, आपने बहुत ब्रिटिशर्स आपको बोल रहे थे कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, आप आए हो हमें सिखाने के लिए कि रूल कैसे किया जाता है। आपने बोला कि आप अनपढ़ लोग हो, हमने मान लिया कि ठीक है हम अनपढ़ लोग हैं। आप बोलते हो कि आपको सेंस नहीं है, आप जंगली जानवरों की तरह काम करते हो, हमने मान लिया। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं। अब आप हमें अपने घर में खुद रूल करने दो, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हमें सीखना पड़ेगा, हमें हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पावर, हमने जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमने 1885 में कांग्रेस बनाई, उसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टीज की हमने कितनी मीटिंग्स देखी, हमें थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया। पहले हमने डिमांड कब की थी? 1906 में। और ये भी किसके कहने पे की थी? एक्सट्रीमिस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था, तब जाके मॉडरेट्स माने, नहीं तो मॉडरेट्स इस चीज़ के लिए अभी नहीं मारे। तो उन्हें बोलता कि धीरे धीरे करके मिलेगी, इतनी जल्दी हमें मिलेगी। गोपाल कृष्ण गोखले एट मॉर्ले इन इंग्लैंड टू एम्फसाइज द नीड ऑफ फॉर द रिफॉर्म। जो मॉर्ले था ना, मॉर्ले, मैंने जो आपने बोला कि मॉर्ले मिंटो, इससे क्या पता चलता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एक होता है क्या? गवर्नर जनरल। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? जब 1858 में, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट आया था उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने क्या कर दिया, सारी पावर ले ली थी और क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया था 1858 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जब आया था, तो उस टाइम ना चेंज क्या था कि जो कंपनी के अंडर था ना इंडिया, ठीक है, ये इंडिया हो गया और ये क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। जो कंपनी के अंडर था इंडिया, यहाँ पे कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या बोला कि 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको हम क्या बनाते हैं? वाइस राय ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइस राय, गवर्नर जनरल वाइस राय नहीं बन गया, बल्कि अगर वो इंडिया में जब क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी पॉलिसीज बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो तब उसको गवर्नर जनरल कहेंगे। बट वो वाइस राय कब कहा जाएगा? जब वो किसके साथ बात कर रहा होगा? ब्रिटेन की क्वीन के साथ इन्फॉर्म कर रहा होगा उसको इंडिया के बारे में, तब उसको एज अ वाइस राय हम क्या करेंगे? डेजिग्नेट करेंगे। दोनों सेम ही आदमी है, दोनों अलग आदमी नहीं है। अब 1858 के बाद कंपनी रूल खत्म हो गया था, तो क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। मतलब क्या? इंडिया डायरेक्ट किसके अंडर आ गया? ब्रिटेन के, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। मतलब क्या? क्वीन के अंडर आना शुरू हो गया। जो वाइसराय है वो इससे कैसे बात करेगा क्वीन से, क्योंकि क्वीन से डायरेक्ट बात तो करेगा नहीं। ब्रिटेन में ना एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके अंडर क्या थी? एक 15 मेंबर की काउंसिल थी। और ये सबके सब कहाँ से आए थे? जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना लिया था। उसी के अंडर क्या थे? 15 मेंबर जो वहीं के पार्लियामेंट के मेंबर थे। उनका एक ये ब्रांच बन गई थी, एक तरीका मान सकते हो जो हमारा पार्लियामेंट नहीं है,
ये उधर का मिनी पार्लियामेंट है, यही मैक्सिमम डिसीजन ले रहा है किसके लिए, जहाँ पे इंडिया के लिए। अगर वायसराय को कोई बात क्राउन तक पहुंचानी होती है तो वो कहाँ पे पहुंचाता है, पहले इस मिनी पार्लियामेंट के पास पहुंचाता है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करता है, वो किसके पास पहुंचाता है, क्राउन के पास पहुंचाता है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, स्टैनली। ये ऑलरेडी मैं आपको पॉलिटी में बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो रिफॉर्म नहीं आते हैं, मॉडर्न रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, ये वही होता है क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो उस 15 मेंबर का हेड होता है, जो ब्रिटेन क्राउन से क्या करता है, एक ब्रिज होता है जो इंडिया में वाइसराय से कनेक्ट कर रहा है, किसको, क्राउन को कनेक्ट कर रहा है। तो मॉर्ले क्या हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो मिंटो हो गया, ये कौन हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, वाइसराय। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो मॉर्ले के पास गए, क्योंकि मॉर्ले कहाँ पे था, इंग्लैंड में रहता था। मैंने अभी कहा कि वो इंग्लैंड में है, मिनी पार्लियामेंट में चाहे है, लेकिन वो लंदन में है। वो गया मॉर्ले के पास, और मॉर्ले एक बंदा अच्छा था, बुरा बंदा नहीं था, ये थोड़ी लिबरल पार्टी से बिलोंग करता था। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि हाँ भाई चलो, हम क्या करते हैं, रिफॉर्म ले सकते हैं इंडिया के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि रिफॉर्म्स लाए क्या, इंडिया के लिए। साथ ही साथ जो शिमला डेपुटेशन भी हो चुका था कि एलिट मुस्लिम जो किसके अंडर थे, अग्गा खान के अंडर, वो जाकर किसे मिले थे, मिंटो से। कब मिले, 1906 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड प्लेस देयर डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड की। जॉन मॉर्ले was the member of the liberal government and he wanted to make positive change in Indian governance। मतलब मिंटो बुरा आदमी नहीं था, क्योंकि वो लिबरल गवर्नमेंट से बिलोंग करता था, तो वो चाहता था कि ठीक है, इंडिया में कुछ अच्छे रिफॉर्म्स भी हैं। मेजर प्रोविजंस कौन कौन सी की गई। अब ये बात आती है क्या, कि आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल इंक्रीज इन साइज। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे थे, सेंटर में। एक हमारे जैसे में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या मान लो, सेंटर में हमारे क्या हो गया, लोकसभा राज्यसभा हो गए। आप इस उस तरीके से आप मान सकते हो उसको। और प्रोविंसेस में क्या हो गई, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब क्या है, कि जो लोकसभा है उसका भी नंबर इंक्रीज किए गए मेंबर के। अगर मान लेते हैं पहले हमारे कितने थे, 16 थे, तो आप कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, आप कितने हो गए, 16 से 60 मेंबर। बस एट एट द सेम टाइम जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस है ना, उन पे भी क्या कर दिया गया, उनके नंबर भी इंक्रीज कर दिए गए। जैसे पंजाब में अगर पहले 20 थे तो उसे 30 कर दिए होंगे, असम में अगर 40 थे तो उसे 50 कर दिए होंगे। ऐसे क्या किया, ये उन्होंने एक रिफॉर्म लाया कि और ज़्यादा इंडियंस को ना मौका दिया काउंसिल एंट्री के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो, पहले 16 मेंबर थे, ठीक है, उसे कितना कर दिया गया, 60 मेंबर। वो जो 16 मेंबर बने कब थे, काउंसिल एक्ट ऑफ 1891। इससे पहले कितने मेंबर होते थे, 3 से 16 मेंबर किए गए थे, काउंसिल एक्ट ऑफ 1891। और अभी वही सेम है काउंसिल एक्ट। अब जो मॉडर्न रिफॉर्म है, इस काउंसिल एक्ट में क्या किया उन्होंने, 16 से मेंबर इंक्रीज करके क्या कर दिया, 60 कर दिया। और जो फर्स्ट टाइम 3 मेंबर कब आए थे, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और फर्स्ट 3 मेंबर कौन थे, जो इंडिया में काउंसिल में जिनको काउंसिल एंट्री मिली थी, वो 3 मेंबर थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, और सर दिनकर राव। ये 3 मेंबर्स को काउंसिल में एंट्री मिली थी सबसे पहले 1861 में। ठीक है, अब जो काउंसिल सेंट्रल लेवल पे है, लोकसभा में मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो 60 मेंबर हो गए, मतलब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या, स्टेट में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, इनके ना 50 मेंबर कर दिए गए। मतलब पहले चाहे जितने मर्जी हो, मतलब मे बी 30 हो या 20 हो, अब उनको इंक्रीज करके 50 कर दिए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा और असम में क्या कर दिया, उनके 30 मेंबर कर दिए गए। इनके पहले कम हुए होंगे, वो और इंक्रीज किए। लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंस वर टू हैव 4 कैटेगरीज। 4 टाइप की कैटेगरी, आपको ये याद करने की कौन सी कैटेगरी जरूरत नहीं है। इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन। देखो अभी तक ना डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे। डायरेक्ट इलेक्शन सबसे फर्स्ट टाइम कब होंगे, मोन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म में, जो क्या है 1919 में। ठीक है, अभी तक ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है,
इनको इलेक्ट कौन कर रहा है? लोकल बॉडीज के मेंबर, चेंबर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज की जो टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, कम्युनिटीज एंड मुस्लिम्स। ये क्या कर रहे थे? डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहे थे, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस में इलेक्शन नहीं। इट इंट्रोड्यूस्ड, देखो यहाँ पे भी इंडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, सिंपल सी बात आ रहा है। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, और यहाँ पे पहली बार क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। एंड सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर एंड मार्क्ड बाय द मुस्लिम एंड ओनली मुस्लिम कैन वोट फॉर देम। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब भी यही है क्या, कि अगर मुस्लिम एक खड़ा हो रहा है किसी एक प्रोविंसेस में, अगर वो लड़ने के लिए, तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं और कोई वोट नहीं दे सकता। द मेंबर वो डिस्कस द बजट एंड मूव रेजोल्यूशन, जो मेंबर है वो क्या कर सकते हैं? अब उनके पास ना एक पावर आ गई थी क्या, अगर आपको कोई बोले कि बजट डिस्कस कब कर सकते हैं, बजट डिस्कस कब भी कर सकते थे, काउंसिल एक्ट ऑफ 1891 में भी। बट उस टाइम ना उनके पास ना एक पावर नहीं थी क्या, रेजोल्यूशन मूव करने की और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या हो गया कि कोई भी चीज़ के अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने लिख के आई हुई है, तो आप जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी आपको मेरे से क्वेश्चन पूछ लोगे, ये कैसे आ गया, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, साथ साथ पूछना। पहले उनको इजाज़त नहीं थी, लेकिन इस एक्ट में उन्होंने बोला कि जब आपका क्या आ रहा है, बजट वगैरह आ रहा है, उसमें आप उसके रिलेटेड आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। दे कुड आल्सो डिस्कस मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर है उसको भी डिस्कस कर सकते हो। नो डिस्कशन ऑन, अभी तक आप फॉरेन पॉलिसी पे अभी भी डिस्कशन नहीं कर सकते। रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, वो भी आप लिमिटेड है, उस केस में भी आप क्या कर सकते हो? डिस्कशन नहीं कर सकते। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये वाला पोर्शन है। क्या क्या ये जो लॉर्ड मिंटो है ना, उसने क्या किया, उसने अब उनकी क्या होती थी देखो उस टाइम, लॉर्ड मिंटो के अंदर जो 4 पर्सन होते थे, इनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। क्यों? क्योंकि इस टाइम ना हम बोलते हैं कि लेजिस्लेचर और रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या, ये जो लेजिस्लेचर इनकी ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव। बट उस टाइम क्या था, एग्जीक्यूटिव की ज़्यादा पावर होती थी। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इसके पास इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। ठीक है, तो इनके पास जो पावर होती थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले गए किसके पास, मैं अभी बताया, जो मॉर्ले के पास के। मॉर्ले को बोला कि देखो इंडिया में आपको पॉजिटिव रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो मॉर्ले क्या किया, मॉर्ले आए इधर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, उन्हें बोला मिंटो को कि क्या करो, कम से कम आप क्या करो, एक एक मेंबर, जो 4 मेंबर है ना, कम से कम एक मेंबर तो इंडियन रख लो, आप सबके सब अंग्रेज हैं। तो मिंटो मान नहीं रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें वगैरह परसुएशन करने के बाद एट लास्ट क्या हो गई, मिंटो ने मान लिया। और मिंटो ने जो बोला कि हाँ ठीक है, एक मेंबर हम क्या रख लेंगे, इंडियन रख लेंगे। वो जो फर्स्ट मेंबर जो बने क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, वो कौन थे? सत्येंद्र पी सिन्हा। जो फर्स्ट मेंबर थे जिन्होंने सिविल सर्विस क्रैक की थी, उनका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई किया था। और सत्येंद्र पी सिन्हा कौन थे? जो फर्स्ट इंडियन मेंबर बने थे किसके, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और एट द सेम टाइम जो 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन। कहाँ पे, मैंने अभी कहा नहीं था कि ब्रिटेन में 15 मेंबर जो थे, जो 15 मेंबर थे, उन 15 मेंबर की पर कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था? एक ब्रिज था जो क्वीन और वाइसरॉय के बीच का था। इन 15 मेंबर से ना 2 मेंबर कौन थे? आप इंडियन आ चुके थे। ठीक है, ये भी रिफॉर्म था इसी का। दी एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स को फर्स्ट टाइम इलेक्टेड, सेपरेट इलेक्टेड का मौका मिला। दिस वॉज इंटेंडेड टू स्टेम द ग्रोइंग टाइड्स ऑफ नेशनलिज्म इन द कंट्री। ब्रिटिश की वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अब आगे कुछ नहीं है इसमें। द एक्ट डिड नथिंग टू ग्रांट कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की थी, उसके बारे में उन्होंने सोचा था कि नहीं। इस एक्ट में कोई बात ही नहीं आई है कि जिसमें वो सेल्फ गवर्नमेंट का कुछ जिक्र भी करें। द एक्ट डिड इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि इंडियंस के नंबर को कर दिया, क्या कि एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, कोई पावर नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, बस सिर्फ नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, क्वालिटी कुछ नहीं मिल रही है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। एज सिंपल एज दैट।
ठीक है। और जो 1908 और 1911 के बीच ना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, ये थोड़ा सा खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं है। आपको देखना कि कौन सी कंस्पिरेसी हुई थी, किसके बीच, किन दोनों के बीच हुई थी। मुझे नहीं लगता है पढ़ने की जरूरत। लाहौर कंस्पिरेसी किसने बम फेंका था, किसके ऊपर फेंका था, कैसे मर गया था, वो कुछ ज़्यादा कुछ करने का। लखनऊ सेक्शन, जो लखनऊ सेशन हुआ था ना 1916 में, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था, हाथ मिलाया था इधर। तो ये क्या हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस के लिए। When the Muslim League was formed in 1906, it was relative moderate organization with pro-British stance. क्योंकि जब स्टार्टिंग में बनी थी तो ये ज़्यादा ब्रिटिश ओरिएंटेड थी, ये ज़्यादा इंडिया के ज़्यादा ब्रिटिश के साथ साइड देती थी। तभी तो ब्रिटिश ने इतनी जल्दी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया। उनको लगा था कि हम क्या कर रहे हैं, एक अपने साइड के लिए क्या कर रहे हैं, एक अपनी आर्मी क्रिएट कर रहे हैं जो विद इन इंडिया क्या करेगी, एक दूसरे डिवाइड एंड रूल करेंगे, एक दूसरे को कम करेंगे, हमें ज़्यादा इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। After the First World War, the Viceroy Lord Chelmsford has solicited reform suggested from Indians to return in for the Indian support the British war effort. अब देखो तो उस टाइम कैम्सफोर्ड जो था ना, वो वाइसरॉय ने वाइसरॉय, तो कैम्सफोर्ड ने बोला कि देखो वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो रही है, कब हो रही है, 1914 से 1919 तक चली थी। उन्होंने बोला कि इंडियंस को बोला कि अगर आप क्या करते हो, हमारी हेल्प करते हो ये वॉर में लड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वार खत्म होगी हम यहाँ पे रिफॉर्म्स लाएंगे कुछ, हम भी उसका बदल आपको उसके बदले कुछ देंगे। तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये टाइम, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या हैं, वो बिजी हैं लड़ने के लिए किसके साथ, वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जुड़ जाते हैं और कुछ डिमांड करते हैं। तो अभी उनके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो हमें क्या कि सप्रेस करेंगे, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड मान ली जाएगी। द मुस्लिम लीग led by Muhammad Ali Jinnah wanted to use this opportunity to pass for the constitutional reform through joint Muslim Hindu-Muslim platform. Jinnah was then member of both the parties and he was largely responsible for this pact. And this was the first time the leader of both Indian National Congress and Muslim Leagues were meeting for a joint session. At the meeting, the leader consulted with each other and drafted a set of demands. उन्हें डिमांड सेट की, उन्हें बोला कि कुछ एजेंडा सेंड किए, उन्हें बोला कि हम ये रिफॉर्म चाहिए। फाइनली एट देयर रिस्पेक्टिव एनुअल सेशन हेल्ड कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अब एक और चीज़ याद रखना कि अंबिका माजुमदर, उन्होंने क्या किया था, इस सेशन को ना प्रिसाइड किया था। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब कि आपको कम से कम इतना भी पता होना चाहिए कि इसको प्रिसाइड किसने किया था, अंबिका माजुमदर ने किया था। Finally, their respective and annual session held in Lucknow in December 1960. The Indian National Congress and League confirmed the agreement. This came to be known as Lucknow Pact. ठीक है, फॉर दिस एफर्ट, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम अगर कंबाइन हो रहे हैं, अगर जिन्ना ने बोला कि हम मिलके क्या करते हैं, रिफॉर्म्स के लिए करते हैं, तो सरोजिनी नायडू ने क्या बोला कि एक टाइटल दिया जिन्ना को, क्या, द टाइटल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कि आप क्या कर रहे हो, हिंदू और मुस्लिम को साथ ला रहे हो, इस चीज़ का नोट है। किसने दिया था, सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जिन किसको मिला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फर्स्ट किसने दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल, सरोजिनी नायडू, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। इस सेशन में मिला था जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, लखनऊ सेशन में 1916 में। इस इतने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन डाला जा सकता है एक क्वेश्चन को, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। रिफॉर्म सजेस्टेड इन लखनऊ पैक्ट में उन्होंने रिफॉर्म करके लाए थे, उन्होंने बोला था कि हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल को अबॉलिश करो, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आप क्या करो, आप हम पे ब्लेम लगा रहे हो, आप कोई पॉलिसी क्या करो इंप्लीमेंट कर रहे हो, साथ ही साथ आप रिजल्ट भी खुद दे रहे हो, ये काफ़ी बायस तरीका होता है। सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो तो लंदन में रहता है, उसकी सैलरी हमारे इंडियन के पैसों से क्यों जा रही है, तो ब्रिटिश के फंड से क्या करो, उसको सैलरी दो, हमारी तरफ से मत दो, क्योंकि हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द मुस्लिम इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सपोज लोकसभा होगी या राज्यसभा की, 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसको मिलनी चाहिए, मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए। द नंबर ऑफ मुस्लिम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी लेड डाउन फॉर ईच प्रोविंसेस, क्योंकि हर प्रोविंसेस में ना उन्होंने बोला कि हम अपने हिसाब से बताएंगे कि मुस्लिम्स को कितनी ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल द कम्युनिटीज, सभी कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। कब तक, अंटिल जॉइंट इलेक्टोरेट, वो डिमांड खुद नहीं करते,
हिंदू मुस्लिम सिख सब आके ना बोले कि हाँ अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, आप क्या करो हमें जॉइंट इलेक्टेड दे दो, हमें सेपरेट इलेक्टेड। इंक्रीज इन द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव, उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म को इंक्रीज करके 5 ईयर कर दो। हाफ द मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंडियन, जो इंडियन इंपीरियल काउंसिल है ना जो इंडिया के लिए लॉ बनाता है, उसमें ना वो मेंबर कौन होने चाहिए, हाफ कौन चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली। अभी मैं बोला कि देखो ये पहले बात नहीं चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हो गए, लॉर्ड्स हो गए, जो डिफरेंट डिफरेंट हाई हाई वैल्यू मैन हो गए इंडिया के, वो वोट नहीं करेंगे। वोट कौन करेंगे, इंडियंस करेंगे, जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं। कम से कम आप उसको एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे तो रखो ना, कम से कम डायरेक्ट इलेक्शन करो, इनडायरेक्ट इलेक्शन आप कर रहे हो, वो नहीं चाहिए हमें। तो पहली बार उन्होंने क्या किया, लखनऊ सेशन में उन्होंने बोला कि हाँ डायरेक्ट इलेक्शन कराओ ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। 4/5 ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड एंड 1/5 टू बी नॉमिनेटेड। उन्होंने बोला कि जो प्रोविंसेस के लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे लोग हमारे इस टाइम क्या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। उन्होंने क्या बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है ना, स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द मेंबर क्या होते, नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, जिसको वाइस करता है, नॉमिनेट करता है। इन्होंने बोला कि ना ऐसा नहीं चलेगा, आप नॉमिनेट क्यों कर रहे हो, जब आप इलेक्ट हम करवा सकते हो, क्या करो, चलो अगर आपको नॉमिनेट करना भी है, आप क्या करो 1/5 मतलब 100 में से 20 मेंबर आप नॉमिनेट कर सकते हो, 80 मेंबर 4/5% क्या होगा, 4/5 वो इलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, और वो अपना प्रेसिडेंट क्या करेंगे, खुद चुनेंगे। अब रिजल्ट क्या आया लखनऊ पैक्ट का, द लखनऊ पैक्ट गेव द इंप्रेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पास आया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी कौन सी साथ आई थी हमारी, मुस्लिम लीग, यूनिटी ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल सीन। बट इट वॉज ओनली इंप्रेशन, जो शॉर्ट लिव इतना ज़्यादा देर चला नहीं, क्योंकि जिन्ना जो था वो मेरे को आज तक का सबसे अनरियलिस्टिक इंसान लगा। अगर कब आगे हम जब उसके बारे में पढ़ेंगे, वो एक एक डिमांड करता था, इंसान सोचता था कि कोई इंसान सोच के कैसे ये बात कर सकता है, वो इतनी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं कर पाता। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर्मली एस्टैब्लिश कम्युनल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन इंडिया कम्युनल, क्यों, क्योंकि इसी के बेसिस में हमें क्या मिला था, मोन्टेगू कैंसलर रिफॉर्म जो 1919 में आया था, और वहाँ पे क्या हुआ था 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को क्या मिलने मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन 1919 में सिख्स को मिल गया, क्रिश्चियंस को मिल गया, एंग्लो क्रिश्चियंस को मिल गया, पारसीज हो गया, हर किसी को क्या मिल रहा था, डिफरेंट इलेक्टोरेट। लेकिन आपको एक तरीके से और यहाँ पे फंसा सकते हैं कि 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस या दलित्स को मिला था, नहीं मिला था। क्यों, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. अम्बेडकर गए थे 1930 में डिमांड करने के लिए कि हमें क्या मिलना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है 1919 में तो नहीं मिला भाई, तो आपको यहाँ पे डाल के कंफ्यूज कर सकते। थ्रू दिस पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो टेक्निकली एक्सेप्टेड दैट इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिटीज विद डिफरेंट इंटरेस्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब हाथ मिलाया मुस्लिम लीग से, एक तरीके से उन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई, इंडिया में सिर्फ हिंदू में मतलब हिंदू से नहीं चल रही है, वो मुस्लिम, मतलब क्या कि एक तरीके से मतलब ये तरीका नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ना अभी तक मान रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना इंडिया में रहने वाली, हम सबके बारे में सोच रहे हैं। बट जो मुस्लिम लीग थी वो क्या बोलती थी कि नहीं, हम सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में सोच रहे हैं। उनके डिमांड में सिर्फ क्या आता था, मुस्लिम वर्ड आता था, उनकी डिमांड में ऐसा नहीं आता था कि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो अगर ऑब्वियस सी बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके साथ हाथ मिलाते, तो एक तरीके से हमने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने सिर्फ बोला नहीं सामने, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई आप ही क्या कर रहे हो मुस्लिम्स के लिए करो, हम नहीं कर रहे। दिस पैक्ट पुश्ड द हेटिरथो लेस रेलेवेंट मुस्लिम लीग इनटू द फोरफ्रंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स अलॉन्ग विद द कांग्रेस पार्टी। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 से आई थी, इतने इतने बड़े बड़े लोग जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, बाल गंगाधर तिलक, इतने बड़े बड़े आदमी कनेक्ट थे उस टाइम के। पर मुस्लिम लीग के साथ इतना इंपॉर्टेंट कोई आदमी उस टाइम कनेक्ट था नहीं। तो जब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ मिला रही है मुस्लिम लीग से, तो ऑटोमेटिकली इनकी रेलेवेंस क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है क्या, होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग में आपको इतना अंदर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या कि एनी बेसेंट ने
और बाल गंगाधर तिलक ने मिलके ना एक पार्टी स्टार्ट की थी, इसको क्या बोलते हैं, होम रूल लीग। वैसे आप कितना क्या याद रखना है कि 1916 में किसने स्टार्ट की थी, पहले किसने स्टार्ट की है, एनी बेसेंट ने। उसने स्टार्ट कहाँ पे की थी, ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट महाराष्ट्र वाला रीजन। और बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने उन्हें कहाँ पे किया, उन्होंने 6 ब्रांचेस लाई थी, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी उन्होंने बॉम्बे को ऐसा एक्सेप्ट करके, मतलब सिर्फ बॉम्बे को छोड़ के बाकी पूरे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने चलाई। लेकिन जो एनी बेसेंट थी उसने पूरी इंडिया में जितनी, बॉम्बे बॉम्बे भी और साथ ही साथ पूरे इंडिया में भी उन्होंने क्या किया, होम रूल लीग चलाई। और होम रूल का मतलब भी क्या था कि होम का रूल, हमारा अपना रूल। ये आया कहाँ से था, ये कंसेप्ट आयरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 कंट्रीज को बना के बनता है। एक होगी वेल्स होगी, एक होगी स्कॉटलैंड, एक होगी आयरलैंड आयरलैंड और एक होगी ब्रिटेन। तो उस टाइम ना आयरलैंड किसके अंडर थी, ब्रिटेन के अंडर ही थी। और अभी भी वैसे भी एक मेजर पोर्शन आयरलैंड का किसके अंडर है, ब्रिटेन के अंदर ही है। तो उस टाइम वहां से स्टार्ट हुई थी क्या, मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते थे, होम रूल। और एनी बेसेंट वहीं के रहने वाले, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थे। ये हमारा क्या हो गया, होम रूल। होम रूल का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ गवर्नेंस विद इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब क्या, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या हो गया कि जो आपका स्टेट का हेड है ना, वो कौन सा, ब्रिटिश एम्पायर से बिलोंग करता है। जैसे क्या हो गया, कनाडा हो गया, जैसे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे क्या हो गया, इस टाइम न्यूजीलैंड हो गया। इस टाइम भी इनका जो हेड है ना, वो कौन है, ब्रिटिश क्राउन। चाहे कंपनी पूरी की पूरी कंट्री, कनाडा खुद चला रही है, ऑस्ट्रेलिया खुद चला रही है, हर डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, लेकिन उनका नॉमिनेटेड हेड, उसको आप बोल सकते हो, नॉमिनेटेड हेड नहीं, मोनार्कल हेड जो उनका है, ठीक है, वो कौन है, किंग, क्या बोलते हैं उसे, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। टू डिमांड फॉर्मलाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या आपको पढ़ाना पड़ेगा हमें। उन्हें ये डिमांड भी कर रहे थे क्या, होम रूल लीग वाले। उन्हें बोला कि प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेज को, ठीक है। हाउ मेथड्स अडॉप्ट टू स्प्रेड द मूवमेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मूवमेंट। अनलाइक स्वदेशी मूवमेंट स्पेसिफिक टेक्निक्स, उन्हें एक, बस इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिंपल क्या बोलते हैं कि जैसे स्वदेशी मूवमेंट है वो मेला वगैरह ये डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाए किसको, मूवमेंट को। उन्होंने वैसे क्रूर तरीके अपनाए नहीं, उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाया, पब्लिक मीटिंग्स की, ऑर्गेनाइजिंग रीडिंग रूम्स लाए जहाँ पे वो न्यूज़पेपर रख देते थे, लोग आके खुद पढ़ते थे, बुक्स होगी, नेशनल पॉलिटिक्स हो गई, प्रोपोगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स उन्होंने बांटने शुरू किए, पोस्चर प्लेस, हर चीज़ उन्होंने लानी शुरू की। इसका आउटकम क्या हुआ कि तिलक एंड बेसन रिवाइव स्वदेशी स्पिरिट, लोगों के अंदर स्वदेशी की स्पिरिट है। उन्होंने बोला कि हाँ हमें सेल्फ रूल चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रह सकते हमेशा। स्ट्रांग में मास बेस बना, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को अगर इन्फॉर्म किया जा रहा है तो ऑब्वियस बात है उनको सपोर्ट मिलेगा। किसके से सपोर्ट मिलेगा, एजुकेटेड इंडियन से भी मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लिंक्स बिटवीन टाउन्स, कंट्री साइड स्पेशली विद द पॉलिटिकल बैकवर्ड रीजन लाइक गुजरात एंड सिंध। न्यू डायमेंशन टू द फ्रीडम मूवमेंट, फोकस फ्रॉम एजुकेटेड लीड टू मासेस। अब क्या हुआ कि 1905 से पहले तक ना सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा था, मतलब हेल्प कौन करता था, जो हमारे एजुकेटेड लोग थे, एलीट लोग थे। क्योंकि एजुकेशन उस टाइम कौन नहीं ले सकता, जो एलीट हो, जिनके पास पैसा हो, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, इंडियंस का। पहले वही क्या करते थे, पढ़ के वो बोलते थे कि हम इंडिया के लिए कुछ करेंगे, हमें छोटों की जरूरत नहीं है, हमें किसान की जरूरत नहीं, किसान बेचारा क्या ही कर लेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो लेकिन हम किसान के लिए करेंगे। लेकिन अब एक नया डायमेंशन ऐड हुआ होम रूल की वजह से। क्या, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अकेला एलीट लोग कुछ नहीं कर सकते, गिने चुने ये कितने 2% होंगे या 3% होंगे, पर हमारा जो मासेस हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो 90 से 95% के बीच वो हैं। जब तक उनकी बैकिंग नहीं मिलेगी, जब तक वो हमारे पीछे नहीं खड़े होंगे, एक फोर्स नहीं बनेगी, तब तक ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव नहीं बढ़ने वाला, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आना। उन्हें प्रेशराइज करना शुरू किया गवर्नमेंट को, मोन्टेग्यू को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अनाउंसड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, उन्होंने बोला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला कि हाँ क्या करेंगे हम, रिफॉर्म लाएंगे। और मोन्टेग्यू क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उसके बाद क्या है, मोन्टेग्यू कैम्प्स रिफॉर्म। कब आए थे, 1919। सेवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, रिप्रेशंस क्या होंगे, ऑब्वियस ही बात है, अरेस्ट करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, बैन कर देंगे न्यूज़पेपर्स में, स्टूडेंट को प्रोहिबिट करेंगे, बोलेंगे मीटिंग अटेंड मत करो, अगर आप करोगे हम आपकी स्कॉलरशिप ले लेंगे, आपको क्या कर देंगे, निकाल देंगे कॉलेज से। इस चीज़ है कि
फिर उनको धमकी दी जाती है, बाकी उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत। कल हम क्या करेंगे, एक्ट ऑफ 1990 इससे शुरू करेंगे तो 1935 तक चलेंगे। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू। हाँ बन्नो।